वसुंधरा जी घूर के अनन्या को देखती है तो अनन्या मासूम सा चेहरा बना लेती है। फिर कहती है, अंडरस्कोप नानी मौसी, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये आंटी ही है जो हम पर चिल्ला रही है। अनन्या की बात सुनकर अब वसुंधरा जी घूर के नीलम जी को देखती है, जो हड़बड़ा गई थी। फिर वह अपने पोते कृष का हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, अंडरस्को नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। एल पहले तो आपके घर के बड़े बेटे ने मेरे पोते को डराया, उसके बाद आपके छोटे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की। ये दोनों क्या कम थे, जो अब ये लड़की भी मुझसे बदतमीजी करने आ गई। वसुंधरा जी, मुझे तो लगा था राठौर खानदान एक बहुत ही संस्कारी खानदान है, पर आज मुझे पता चल गया कि असल में राठौर खानदान के बच्चों के अंदर बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। इतना कहते जी नीलम जी गुस्से से अनन्या को देखने लगती हैं, मगर अनन्या को देखते हुए उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उनकी इस छोटी सी स्माइल को अश्वत्थ के सिवा और कोई नहीं देख पाया। नीलम जी अपनी मुस्कान को छुपाकर मन ही मन हंसते हुए खुद से बोली, अंडरस्को, मेरे पोते को तुम लोगों ने रुलाया है ना, अब देखो मैं कैसे तुम सबकी क्लास लगवाती हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद उन्होंने काफी निराशा से अपना सिर नामे हिला दिया। उसके बाद अपने पोते का हाथ पकड़कर थोड़ा सख्ती से बोली, अंडरस्को, चलो बेटा यहाँ से, ये लोग बहुत ही घमंडी है। मानती हूँ कि अमीर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं। अपनी बात खत्म करते ही वो कृष का हाथ पकड़कर वहां से जाने का नाटक करने लगती है। एल पर वो मन ही मन मुस्कुराकर वसुंधरा जी को अपनी तिरछी नजरों से देख रही थी। वो अभी मुश्किल से 2 कदम ही चली थी कि तभी वसुंधरा जी ने अपनी कड़क आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, अंडरस्को, रुक जाओ। उनकी आवाज सुनकर नीलम जी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। वह अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए मुड़कर वसुंधरा जी को देखती हैं और फिर कहती हैं, अंडरस्को, अब क्या इस खानदान के लोग मुझे और मेरे पोते को और बेइज्जत करना चाहते हैं? नीलम जी ने ये सब जानबूझकर कहा था ताकि वो दिखा सके कि वो अनन्या और बाकी सब के बदतमीजी करने से कितना ज्यादा हट हुई है। वही उनकी एक्टिंग और झूठ का असर वसुंधरा जी पर भी हो रहा था। उन्होंने घूर के अश्वत्थ और आर्यन को देखा, उसके बाद अनन्या को, फिर तीनों को ऑर्डर देने के लहजे में बोली, अंडरस्को, अभी के अभी तुम तीनों इनसे माफी मांगो, भूलो मत ये तुम तीनों से काफी बड़ी है। इतना कहते ही वो अपने हाथ बांधकर तीनों को घूरने लगी। वही अश्वत्थ के भाव उनकी बात सुनकर सख्त हो जाते हैं। उसने एक नजर नीलम जी को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह घूरा और फिर अपनी सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को, अश्वत्थ सिंह राठौर किसी भी एरे गेरे से माफी नहीं मांगता, और मुझे डर है कि ये मेरी माफी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इतना कहते ही वो मिस्टीरियस वे में मुस्कुराते हुए नीलम जी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। नीलम जी जो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वो अश्वत्थ के इस तरह बोलने से अंदर तक कांप गई। उन्होंने केवल अश्वत्थ के बारे में सुना था कि वो बहुत ही खड़ूस, गुस्सैल और क्रूएल है, पर आज उसे देखकर उन्हें लगा था सब झूठ कहते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा और उसकी डरावनी आवाज को सुना, तो विश्वास हो गया कि लोग सच ही कहते थे उसके बारे में। अश्वत्थ ने बेहद डरावने तरीके से ये सब कहा था, जिसे सुनकर खुद वसुंधरा जी भी अंदर तक हिल गई। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अश्वत्थ से अपनी बात मनवा सके, इसलिए अब वो आर्यन और अनन्या पर अपना रौब झाड़ते हुए बोली, अंडरस्को, तुम दोनों जल्दी से माफी मांगो। नीलम जी भी आर्यन और अनन्या को घूरने लगी। वो मन में बोली, अंडरस्को, भले ही मैं अश्वत्थ से माफी नहीं मंगवा पाई, पर इन दोनों से जरूर मंगवा लूंगी। ये सोचते ही उन्होंने अपना पूरा फोकस आर्यन और अनन्या पर कर दिया। फिर इंतजार करने लगी कि कब वो उसने माफी मांगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ही 5 मिनट बीत गए, पर उन दोनों ने माफी नहीं मांगी। ये देखकर नीलम जी वसुंधरा जी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, देखिए आपके घर के बच्चे तो आपकी बात तक नहीं सुनते, और ये लड़की कौन है? देखने से तो लगता है अच्छे खानदान की ही होगी, लेकिन इसमें भी अकड़ कूट कूट के भरा पड़ा है। लगता है इसके माँ बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। अनन्या जो अभी तक शांति से खड़ी थी, वो अपनी मॉम का जिक्र होते ही गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसे सब कुछ बर्दाश्त था, पर कोई उसकी मम्मा पर उंगली उठाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने नीलम जी को घूरते हुए अपने गुस्से को दबाकर कहा, अंडरस्को आंटी, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन खबरदार अगर आपने मेरी मॉम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते ही उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगी। पर उसके इस तरह बोलने से नीलम जी को अब एक और बहाना मिल गया उसके खिलाफ बोलने का। वहां मौजूद लोगों ने केवल अनन्या के गुस्से को देखा था, मगर अश्वत्थ ने उसकी आंखों में आए नमी को भी देख लिया था। उसे हर चीज बर्दाश्त थी, पर अनन्या की आंखों में आंसू नहीं है। उसने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से नीलम जी घूरा और फिर जोर से चिल्लाया, अंडरस्को जी, वाह ना। उसके इस तरह चिल्लाने से सभी का ध्यान उस पर आ जाता है। वही जीवन जो विला के बाहर खड़ा था, वह तो अश्वत्थ की आवाज सुनकर अपनी जगह से उछल पड़ा था। फिर वो एकदम से भागते हुए विला के अंदर पहुंच गया। अश्वत्थ ने उसे घूरते हुए उसे ऑर्डर दिया, अंडरस्को, अभी और इसी वक्त इन दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो,
याद रहे फ्यूचर में मुझे इनकी घटिया शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी। अगर इनके खानदान का कोई भी मुझे मेरे घर में नजर आया तो उसी वक्त मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर जीवन बुरी तरह डर गया। उसने उन दोनों दादी पोते को घूर के देखा, फिर उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। ये देखकर नीलम जी चिल्लाने लगी और कृष भी रोने लगा, पर अश्वत्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आशु मन ही मन खुश हो रहा था। वो कृष को देखकर अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगा तो कृष और जोर से रोने लगा। कंचन जी ने भी अश्वत्थ को नहीं रोका और चुपचाप वहां से चली है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि नीलम जी यहाँ रुके। लेकिन वसुंधरा जी ये देखकर हैरान थी कि अश्वत्थ केवल अनन्या के लिए नीलम जी से बदतमीजी कर रहा था। उन्होंने अश्वत्थ के सामने जाकर हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या तुम इस कल की आई लड़की के लिए अपने से बड़ों के साथ इस तरह बर्ताव करोगे? अभी तक तुम केवल गुस्सैल थे, मेरी बात नहीं सुनते थे, ठीक था, लेकिन तुम इस लड़की के लिए नीलम जी को इस घर से धक्के मार कर निकल रहे हो, और आज इस लड़की के कारण तुम ये कर रहे हो, कल को किसी का खून भी कर दोगे। पता नहीं ये लड़की तुमसे क्या क्या करवाएगी। बस करिए। वसुंधरा जी की बात को बीच में ही काटते हुए अश्वत्थ बिना किसी भाव से बोला। पर उसके इस तरह चिल्लाने से वसुंधरा जी और भी ज्यादा अनन्या को नापसंद करने लगी। उन्होंने अश्वत्थ को समझाते हुए आखिरी बार कहा, अंडरस्को अश्वत्थ, तुम एक लड़की के प्यार में इतना नहीं गिर सकते। और अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस खानदान से है, इसके माँ बाप क्या करते हैं, कहीं ये कोई गरीब घर से तो नहीं है। उनकी बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें डाक हो गई। फिर उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को ये मेरी बीवी है, उसकी फैमिली भी मैं हूं और उसका पूरा खानदान भी सिर्फ मैं ही हूं। उसे किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए मिसेज वसुंधरा देवी जी। और हाँ, आगे से मेरी बीवी या मेरे मामले से दूर रहिएगा। इतना कहते ही उसने सबको इग्नोर करते हुए अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर रूम में चला गया। वसुंधरा जी तो अश्वत्थ की बात सुनकर शौक थी। उन्होंने आज अश्वत्थ का एक नया ही अवतार देखा था। अश्वत्थ जो किसी की फिक्र नहीं करता था, आज वो अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता था। वसुंधरा जी की बोलती अश्वत्थ की बात सुनकर बंद हो गई थी। वही अश्वत्थ जैसे ही रूम में पहुंचा, उसने कसके अनन्या को गले लगा दिया। तो अनन्या, जिसने कब से खुद को रोक रखा था, वो रोने लगी। उसने कसके अश्वत्थ के कोट को पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, हर कोई मेरी मम्मा के बारे में ही क्यों उल्टा सीधा कहता है। मेरी मम्मा तो कितनी अच्छी थी, वो सबकी मदद करती थी, वो क्यों मुझे छोड़कर चली गई, क्या मैं उन्हें पसंद नहीं थी? आ हा 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 हा। इतना कहते ही वो फिर से रोने लगी। अनन्या को बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था। वो जब भी अपनी मम्मा को याद करती थी, उसे हमेशा लगता था कि अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी है। वही अश्वत्थ भी उसकी मन की बात बखूबी समझ रहा था। उसने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया, फिर उसके माथे पर किस करके उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल, तुम्हारी मॉम की मौत की जिम्मेदार वो खुद थी, क्योंकि वो लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेती थी और वो दयालु भी थी। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से लड़ना सीखो, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना सीखो, फिर चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो, फिर वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं। इतना कहते ही वो एक पल के लिए रुका, फिर सीरियस होकर आगे बोला, अंडरस्को, याद रखना, कभी भी किसी के नीचे दबकर नहीं रहना, बल्कि लोगों को दबाकर रखना सीखो, ताकि लोग तुमसे नजरें तक मिलाने से डरे। तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा तुम्हें बचाने के लिए। बस कभी भी डरपोक बनकर भागना नहीं। अगली बार से वसुंधरा देवी अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उन्हें बता देना कि मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौड़ कमजोर नहीं है। अश्वत्थ बस बोले जा रहा था, लेकिन अनन्या शौक के मारे कुछ ठीक से सुन ही नहीं पा रही थी। वो हैरान थी कि अश्वत्थ उसे घरवालों से ही बदतमीजी करना सिखा रहा था, क्योंकि भला कौन ही पति ऐसा करता है। अनन्या अंडरस्को। रात के 10 बजे डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वसुंधरा जी नाराज थी, इसलिए वह डिनर के लिए नीचे नहीं आई थी। इस बात से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और ठूस ठूस कर खाना खा रहे थे। सबसे ज्यादा खुश तो कंचन जी थी। इस वक्त अश्वत्थ अपने स्टडी रूम में कुछ जरूरी काम कर रहा था। उसके साथ स्टडी रूम में अगस्त, अंश, जीवन और अभिषेक भी मौजूद थे। वेद यहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो अपने रूम में आराम से सो रहा था। अश्वत्थ अपने सामने रखे फाइल को एक नजर देखता है, उसके बाद सीरियस होकर अगस्त से कहता है, अश्वत्थ, अंडरस्को लिटिल गर्ल की सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। याद रहे, सिद्धार्थ ओबरॉय ही नहीं बल्कि ओबरॉय खानदान का कोई भी सदस्य उसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। तुम ये काम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर तुम्हें ये करना ही होगा। अगस्त से इतना कहने के बाद उसने अभिषेक को देखते हुए आगे कहा, अंडरस्को, तुम ओबरॉय फैमिली पर नजर रखो, मैं उनकी हर एक एक्टिविटी के बारे में जानना है। उसकी बात सुनकर अभिषेक अपना सर हाँ में दिला देता है। उसके बाद अंगड़ाई लेकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, अंडरस्को, देखो भाई, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, इसलिए अब जो भी काम होगा वह कल बता देना, क्योंकि मुझे मेरी बीवी के साथ रोमांस करना, इसलिए मैं चलता हूँ। बाय बाय एल। इतना कहकर वो बेशर्मों की तरह मुस्कुराकर वहां से चला गया।
उसके जाते ही अंश भी अपने गले को साफ करते हुए बोला, अंडर्स को मुझे याद आया, मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए मैं भी चलता हूँ। कहकर वो जल्दी से भाग गया ताकि कोई उसे रोक ना सके। अब स्टडी रूम में केवल जीवन, अगस्त और अश्वथ ही रह गए थे। उन तीनों को अच्छे से पता था कि अंश बहाना बना रहा था, पर अब उन दोनों को भी रूम में जाना था। इसलिए वो दोनों घूर के एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद जीवन को, जो डरते हुए दोनों को घूर रहा था। जीवन को इस वक्त बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। कुछ देर बाद अश्वथ और अगस्त स्टडी रूम से बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि सारा काम उन्होंने जीवन के माथे पर डाल दिया था। अश्वथ जैसे ही अपने रूम में पहुंचा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को व्हाट इज दिस हैपनिंग। उसकी आवाज बेहद डरावनी और तेज थी, जिसे सुनकर अनन्या और आशु, जो बेड पर बैठकर अपने लिटिल कैट के साथ खेल रहे थे, वह दोनों ही चौंक गए। उसके बाद पलटकर अश्वथ को देखने लगे, जो घूर के दोनों को देख रहा था। उसके इस तरह देखने से आशु अपनी कैट को लेकर अनन्या की गोद में कूद गया। फिर धीरे से अनन्या से बोला, अंडरस्को मम्मा डैडा हमेशा अंकल कंस की तरह क्यों गुस्से में रहते हैं। उसकी बात सुनकर अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अश्वथ को घूरा, फिर उसके कान में डरते हुए बोली, अंडरस्को खैर अभी तो तुम्हारे डैडी गुस्सासुर बने हमें ही घूर रहे हैं, कहीं ये हमें खा ही न जाए। ये सुनकर आशु अपना मुंह दबाकर हंसने लगा, तो अनन्या भी हंसने लगी। वही अश्वथ उन दोनों को इस तरह हंसते देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। फिर अपना हाथ बांधकर गुस्से से बोला, अंडर्स को क्या मैं कोई जोक सुना रहा हूँ, जो तुम दोनों इस तरह हंस रहे हो? और क्या तुम दोनों ने सुना नहीं है, जो ज्यादा हंसता है उतना रोता भी है। लास्ट वाली लाइन कहते वक्त उसके होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान भी वो अजीब तरह से दोनों को देख रहा था। उसके बाद उसकी नजर लिटिल कैट पर पड़ती है, जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए म्याऊं म्याऊं कर रही थी, जैसे उसे डांट रही हो। ये देखकर अश्वथ अपने हाथ को बढ़ाकर उस लिटिल कैट को पकड़ने ही वाला था कि उससे पहले अनन्या उसे लेकर बेड के कोने में भाग गई और मुंह फुलाकर बोली, अंडर्स को नहीं, आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अपनी बात खत्म करते ही वो जल्दी से लिटिल कैट को अपने पीछे छुपा देती है। तो लिटिल कैट उसके पीछे से अपनी मुंडी निकालकर अश्वथ को देखकर फिर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। ये देखकर अश्वथ को ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अनन्या को देखते हुए वार्निंग भरे लहजे में कहा, अंडर्स को अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे नुकसान न पहुंचाऊं, तो इस मैनरलेस जानवर को मैनर्स सिखाओ, क्योंकि यह मुझे खुद भड़का रही है। देखो अभी भी यह मुझसे जुबान लड़ा रही है। इतना कहते ही वो कैट की तरफ जानलेवा नजरों से देखने लगा, जो उसे देखकर और जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी थी। वही आंसू और अनन्या अश्वथ की बात सुनकर एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद लिटिल कैट को, जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अनन्या अजीब सा मुंह बनाते हुए अश्वथ से बोली, अंडर्स को वह तो कैट है, म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी तो क्या डॉग की तरह भान भान करेगी। उसके इस तरह बोलने से अश्वथ झेप जाता है। उसके बाद वो तीनों को अपनी जलती हुई नजरों से देखते हुए चेंजिंग रूम में चला गया। उसके जाते ही अनन्या और आशु अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। अनन्या हंसते हुए बोली, अंडर्स को बेबी आपके डैडी बहुत ही अजीब है। आशु भी उसका पूरा साथ देते हुए हंसकर बोला, अंडर्स को हाँ मम्मा आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है उन्हें लिटिल कैट से डर लगता है, इसलिए वो उसे कभी छूटे नहीं है। वो दोनों ऐसे ही अश्वथ की बुराई कर रहे थे और अश्वथ जो अपने कपड़े बदलकर कब का आ चुका था, वह उन दोनों की बातें वहीं खड़े होकर आराम से सुन रहा था। जब अनन्या और आशु ने जी भर के उसकी बुराई कर ली, तो दोनों अपनी जगह पर लेटकर उसका इंतजार करने लगते हैं। अश्वथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप जाकर अनन्या के बगल में लेट जाता है, तो लिटिल कैट उसके पेट पर चढ़कर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी, जैसा अश्वथ उसका बहुत बड़ा दुश्मन हो। पर उसकी इस हरकत से अनन्या और आशु बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि उन्हें डर था अब कुछ बुरा होने वाला है। अनन्या ने जल्दी से कैट को उठाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अश्वथ ने कैट की गर्दन को पकड़ लिया। फिर दांत पीसकर बोला, अंडर्स को बस बहुत हो गया, अश्वथ सिंह राठौड़ किसी को बार बार मौका नहीं देता। इतना कहते ही वो बालकनी में आ जाता है, तो अनन्या भी डरते हुए उसके पीछे भाग गई। वो जल्दी से जाकर अश्वथ के हाथ को पकड़कर डरते हुए बोली, अंडर्स को आप ये क्या कर रहे हैं, वो बस लिटिल कैट है, उसे कुछ मत करिए, मैं उसे किसी के पास छोड़कर आती हूँ, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी, प्लीज उसे कुछ मत करिए। लेकिन अश्वथ ने उसकी एक नहीं सुनी। वो लिटिल कैट की गर्दन को पकड़कर उसे रेलिंग की दूसरी तरफ करके गुस्से से बोला, अंडर्स को मैंने पहले भी कहा था अपने इस बदतमीज जानवर को संभाल कर रखो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी और ना ही इसने, इसलिए अब उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहते ही वो उस कैट को छोड़ देता है, तो कैट चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगती है। अनन्या बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वह रेलिंग को पकड़कर नीचे झांकते हुए चिल्लाए, अंडर्स को नहीं। इतना चिल्लाते जी वह रोने लगी, क्योंकि उसे अब कैट कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से रात का अंधेरा था। वो गुस्से से पीछे पलटी और अश्वथ के सीने पर जोर जोर से मारते हुए बोली, अंडर्स को आप कितने पत्थर दिल है, वो एक छोटी सी कैट थी, आप उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप सच में पत्थर दिल है।
आपको पता है मैं उस कैट को कितना पसंद करती थी, पर आपने उसे मार दिया। एल अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी और ना ही मुझे आपके पास रहना है। इतना कहकर वो और जोर से अश्वत्थ के सीने पर मारने लगती है। एल तो अश्वत्थ बिना किसी भाव से उसे देखने लगता है। अनन्या काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो इस कैट से काफी अटैच हो गई थी। वो कैट भी अनन्या की सारी बातें मानती थी। एल वो दोनों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, पर आज अश्वत्थ के कारण अनन्या ने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया था। अनन्या इतना तो तब भी नहीं रोई थी जब इसकी माँ की मौत हो गई थी। लगभग 1 घंटे तक वो रोई, फिर वो कब सो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह अश्वत्थ रोज के मुकाबले आज जल्दी उठ गया था। एल वह कुछ देर स्टडी रूम में अपना काम करने के बाद जिम चला गया, फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर अनन्या और आशु को देखने लगा, जो अभी भी सो रहे थे। अनन्या के गालों पर अभी भी आंसू के निशान बने हुए थे, क्योंकि रात को वो बहुत ही ज्यादा रोई थी। इन निशान को देखकर अश्वत्थ अपनी मुट्ठी को कसके बंद कर लेता है। कुछ देर अनन्या को घूरने के बाद वो उसके पास जाकर उसके माथे पर एक किस करता है और अपनी सर्द आवाज में कहता है, अश्वत्थ, अंडरस्को तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट पोजीशन चाहिए। एल मैं चाहता हूँ तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अहमियत उस जानवर को दे रही थी, इसलिए मैंने उसे हम दोनों के बीच आने से पहले ही खत्म कर दिया। ये सब कहते वक्त अश्वत्थ की आंखों में कुछ अजीब सी फीलिंग्स थी। उसने काफी देर तक अनन्या के बालों को सहलाया, उसके बाद दोनों के माथे पर किस करके रूम से बाहर निकल गया। आज अश्वत्थ ऑफिस जा रहा था, उसके साथ बाकी बॉयज भी जा रहे थे। कंचन जी उस वक्त मंदिर से वापस आ रही थी। उन्होंने जैसे ही अश्वत्थ को इतनी जल्दी जाते हुए देखा, तो खुद से ही मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को ये आज इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, सड़ा हुआ करेला कहीं का। कहते हुए वो अश्वत्थ के बगल से गुजरी, पर सड़ा हुआ करेला शब्द अश्वत्थ ने सुन लिया था, इसलिए वो पलटकर उन्हें गुस्से से देखने लगा। कंचन जी को एहसास हो गया था कि अश्वत्थ उन्हें गुस्से से घूर रहा है, तो वो रॉकेट की स्पीड से घर के अंदर भाग गई, क्योंकि उन्हें डर था कहीं अश्वत्थ कुछ कर ना दे। अश्वत्थ के जाने के 3 घंटे बाद अनन्या तैयार होकर अपने सूटकेस को पैक करती है और बिना किसी को बताए गुस्से में आशु को लेकर घर से चली जाती है। इस वक्त बाकी सब अपने रूम में थे और वसुंधरा जी कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए इस बारे में किसी को नहीं पता चला। ट्रॉली बैग पर आशु बैठ हुआ था और अनन्या ट्रॉली बैग की हैंडल को पकड़कर घसीट रही थी। एल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। एल अनन्या अपने ट्रॉली बैग को घसीटते हुए सड़क के किनारे से जा रही थी। एल उसके चेहरे पर इस वक्त नाराजगी साफ झलक रही थी। ट्रॉली बैग के ऊपर आशु बैठा हैंडल को पकड़कर अनन्या को देख रहा था। एल उसने इस वक्त रेड कलर का पजामा और फुल टी शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर की टोपी लगाई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। एल वह अपने दोनों पैरों को हिलाते हुए आसपास देखता है और फिर अनन्या से पूछता है, आशु, अंडरस्को मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम डैडी को छोड़कर जा रहे हैं? क्या डैडी अब हमारे पास नहीं रहेंगे? उसके सवाल को सुनकर अनन्या जो कहीं खोई हुई थी, एल वो अपने होश में वापस आती है और फिर अपने सर को नीचे झुकाकर उसने आशु को देखते हुए कहा, अंडरस्को बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हारे डैडी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उनसे गुस्सा होकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब हम जाए कहाँ? इतना कहते ही वो मायूस हो जाती है, क्योंकि अनन्या को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। एल वो बड़े ही शौक से घर छोड़कर तो चली आई थी, पर बेचारी अब जाए कहाँ, ये सब सोचते हुए वो मायूस हो जाती है। अनन्या सड़क के किनारे रखी एक बेंच पर बैठ जाती है और आशु को अपनी गोद में बैठाते हुए उदासी से बोली, अंडरस्को अगर हम मेरे घर यानी खुराना मेंशन जाते हैं, तो वहां पर वह 2 चुड़ैल बैठी हुई है हमें दबोचने के लिए, और हम आपके डैडी के घर भी नहीं जा सकते, तो अब हम कहाँ जाएं? मेरे पास तो केवल एक ब्लैक कार्ड है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, हम कितने गरीब है बेबी। इतना कहते ही वो अपने बैग से ब्लैक कार्ड निकालकर उसे देखने लगती है। एल उस कार्ड की कोई लिमिट नहीं थी, पर फिर भी अनन्या को लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो दोनों ऐसे ही बैठे सोचने लगते हैं कि वो जाए कहाँ। उन दोनों से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े थे। एल ये लोग अश्वत्थ के गार्ड्स हैं, जो हमेशा सिविल ड्रेस में उसके आसपास ही रहते थे। एल पर इस बारे में अनन्या को कुछ भी नहीं पता था। एक गार्ड ने घूर के अनन्या को देखा, उसके बाद फोन पर अश्वत्थ से बोला, अंडरस्को बॉस, मैं घर से ही कुछ दूरी पर सड़क के किनारे आशु के साथ बैठी हुई है। एल शायद उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। उस गार्ड की बात सुनकर दूसरी तरफ से अश्वत्थ एक पल के लिए शांत हो जाता है। एल फिर कुछ देर बाद उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, अंडरस्को ठीक है, वह जहां जाती है उसे जाने दो, बस उसे सीक्रेटली फॉलो करते रहना और पल पल की खबर मुझे देते रहना। इतना कहते ही वो तुरंत कॉल कट कर देता है। तो गार्ड अपने बाकी के साथी को देखते हुए बिना किसी भाव से बोला, अंडरस्को बॉस ने हमें मैडम के पास जाने से मना किया है और उन्हें सीक्रेटली फॉलो करने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर सभी गार्ड्स अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और फिर दूर से ही अनन्या को देखने लगते हैं, जो अब अपना ट्रॉली बैग उठाकर आशु के साथ टैक्स में बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर वो लोग भी जल्दी से अपनी कार में बैठकर उस टैक्सी का पीछा करने लगते हैं। वही अश्वत्थ के ऑफिस में अश्वत्थ इस वक्त एक मीटिंग में था। उस गार्ड से बात करने के बाद उसने कॉल कट करके टेबल पर रख दिया और अपने सिर को मसलने लगा।
वही मीटिंग में मौजूद लोग अश्वत्थ की हरकत से काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो कभी भी मीटिंग के बीच में कॉल रिसीव नहीं करता था, पर आज उसने किया। सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए खुसुर फुसुर करने लगे। उनकी खुसुर फुसुर की आवाज जैसे ही अश्वत्थ के कानों में पड़ी, वो अपने कठोर भाव से घूर के सबको देखने लगता है एल और फिर गुस्सा से कहते हैं, अश्वत्थ अंडरस्कोप जिसे भी काम के अलावा कुछ और करना है, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। इतना कहते ही वो गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए खड़ा हो जाता है एल उसके बाद वो मीटिंग रूम से गुस्से में चला जाता है। उसके इस तरह जाने से बाकी सभी के ठंडे पसीने निकालने लगे एल क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके कारण ही उनके बॉस मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए। सभी यह भी सोच कर रहे थे कि कहीं बाद में उन्हें कंपनी से निकाल न दिया जाए। अगस्त, अभिषेक, वेद और अंश भी मीटिंग में मौजूद थे। वो लोग भी अश्वत्थ की इस हरकत से काफी ज्यादा हैरान थे एल वो चारों पहले एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। अश्वत्थ अपने कैबिन में पहुंचते ही गुस्से से एक फाइल को उठाकर जमीन पर फेंक देता है एल उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने डेस्क पर रखे पूरे सामान को गुस्सा से जमीन पर बाहर देता है और फिर चेयर पर बैठकर अपने सर को मसलने लगा। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। जब वो थोड़ा शांत हो गया तो उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अंडरस्को लिटिल गर्ल तुम क्या मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कैद कर लूं एल मैं चाहता हूं कि तुम एक आजाद पंछी की तरह उड़ो और अपनी पहचान बनाओ, पर तुम्हें तो हर बार मुझे गुस्से दिलाना है, लेकिन इस बार तुमने हद कर दी है। ये सब कहते वक्त अश्वत्थ की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। अगर अनन्या यहाँ होती तो पक्का डर जाती। तभी केबिन में अगस्त, अंश, वेद और अभिषेक भी आ जाते हैं एल उन्होंने जैसे ही केबिन की हालत देखी तो परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अगस्त ने अश्वत्थ को परेशान होकर देखा और पूछा, अंडरस्को अश्वत्थ तुम मीटिंग को बीच में ही छोड़कर क्यों आ गए और तुमने ये केबिन की क्या हालत बना रखी है। उसके सवाल को सुनकर अश्वत्थ जो अपने सर को मसल रहा था एल वह रुक जाता है। उसके बाद अगस्त को घूरते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को तुम अपनी बहन से जाकर क्यों नहीं पूछते हो कि वह हर बार मुझे क्यों गुस्सा दिलाती है। अनन्या का जिक्र होते ही अगस्त, अंश, वेद और अभिषेक हैरान हो जाते हैं। वेद ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को भाई बेब ने क्या किया, कहीं उन्होंने इस बार घर तो नहीं बेच दिया। इतना कहकर वो हंसने लगा। अश्वत्थ खुन्नस में उसे देखने लगा। उसके बाद इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को घर तो नहीं बेचा है, पर घर छोड़कर जरूर गई है, वो भी आशु को साथ लेकर। जैसे ही अश्वत्थ ने ये लगा, शौक के कारण चारों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अल्पिराम 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 डॉट। वही दक्ष बेड से उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई नजर आ रहा था। उसने अपने शर्ट को पहनते हुए भारी आवाज में बेड पर लेटी आलिया से कहा, अंडरस्को याद रखना तुम बस मेरे लिए एक खिलौना हो। जिस दिन तुमसे मेरा मन भर जाएगा मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा और खुद को मेरी पत्नी मत समझने लगना और न ही मुझसे प्यार की उम्मीद करना। अपनी शर्ट पहनने के बाद वो अपनी पैंट पहनने लगा है। वही उसकी बात सीधा आलिया के दिल पर जाके लगी एल उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद को चादर से लपेटकर बैठ जाती है। तभी दर्द के कारण उसकी आह निकल गई एल क्योंकि दक्ष उसके साथ बहुत ही वाइल्ड तरीके से इंटीमेट हुआ था। आलिया अपने आंसू को पूछती है, फिर अपनी खाली आंखों से दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, अंडरस्को प्यार। इतना कहकर वो हंसने लगी एल फिर कुछ देर बाद आगे बोली, अंडरस्को ये वो शब्द है जिसने मेरी ये हालत कर दी है, इसलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं दोबारा प्यार कर सकूं या किसी से इसकी उम्मीद करूं, और वैसे भी तुम में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें पसंद करूं। इतना कहकर आलिया घूर के दक्ष को देखती है जो गुस्से से उसे देख रहा था। दक्ष को आलिया की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो बेरहमी से आलिया के बालों को पकड़कर दांत पीसते खुद बोला, अंडरस्को अपनी औकात में रहो, तुम्हारा परिवार अभी ही बैंकरप्ट हुआ है ना। अगर तुम नहीं चाहती हो कि वो अपना आखिरी घर और सहारा भी खो दे तो आगे से अपनी नजरें नीचे करके मुझसे बात करना, समझी। और रखेल कभी अपने मालिक से सवाल जवाब नहीं करती, इसलिए अगली बार से याद रखना। इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है तो आलिया अपनी किस्मत पर रोने लगती है। वही दूसरी तरफ ऐसे ही शाम के 5 बज जाते हैं। अनन्या रहने के लिए एक किराए का घर ढूंढने लगती है। तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा था, इसलिए वो अपना फ्लैट अनन्या को रहने के लिए दे देता है। वो फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, पर अनन्या और आशु के लिए वह छोटा भी नहीं था। वो फ्लैट काफी पुराना था, इसलिए उसकी हालत ज्यादा सही नहीं थी एल पर अनन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब उसकी सौतेली माँ उसे टॉर्चर करती थी तो अक्सर उसे सर्वेंट के क्वार्टर में फेंक देती थी एल कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। अनन्या और आशु अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा तो अनन्या इस बात से खुशी थी कि अब उसे किराए के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वो दोनों जल्दी जल्दी अपने सामान को सेट करके बेड पर धम्म से लेट जाते हैं एल और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी जो अनन्या को बहुत ही पसंद आ रही थी। उसे इतनी शांति तो राठौर विला में भी नहीं मिली थी। अनन्या को अब बहुत नींद आ रही थी। इस बीच तो वो अश्वत्थ को भी भूल चुकी थी।
वो अभी शांति से लेटी ही थी कि तभी डोर बेल बजी। अनन्या का मन तो नहीं था मगर फिर भी वो अपनी आंखों को मसलते हुए बेमन से दरवाजा खोलने के लिए गई। उसने गुस्से से डोर ओपन करते हुए कहा, अंडरस्को कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा? अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो यहाँ से 4 लोगों के कंधे पर जाओगे, समझे? कि ना। कहते कहते अचानक ही वो रुक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मसलकर सामने देखती है, जहां पर अश्वत्थ बिना किसी भाव से खड़े होकर उसे ही घूर रहा था। अश्वत्थ को देखते ही अनन्या डर गई थी क्योंकि अश्वत्थ उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। अश्वत्थ आगे बढ़कर डोर को पूरा खोलने ही वाला था कि तभी अनन्या, जिसका माइंड ब्लैंक हो चुका था, उसने बिना सोचे समझे डोर को जोर से अश्वत्थ के मुंह पर बंद कर दिया और दरवाजे से लगकर जोर जोर से सांस लेने लगी। वही अनन्या ने ध्यान नहीं दिया था कि अश्वत्थ का हाथ डोर बंद करते वक्त बीच में आ गया था। वो तो अच्छा हुए अश्वत्थ ने अपने हाथ को जल्दी से हटा लिया था, पर उसी उंगली में थोड़ी सी लग गई थी, जिस कारण उसकी आह निकल गई। अश्वत्थ घूर के अपनी उंगलियों को देखने लगता है जो कि लाल पड़ चुकी थी, और फिर उसने बंद दरवाजा को घूरा। अश्वत्थ को इस वक्त अनन्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अपने एक जोरदार पंच डोर पर मारते हुए सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को लिटिल गर्ल, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। मेरी धमकी को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना। इतना कहते ही वो एक और पंच डोर पर मारता है। उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि दूसरी तरफ से अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा टूट ही जाएगा, पर वो अश्वत्थ को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डोर ओपन नहीं किया। वो गुस्से से अपने पैर को पटकते हुए मन में बोली, अंडरस्को, हर बार आप मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं। इस बार तो आपने मेरे कैट को मार दिया। जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं मैं नहीं जाने वाली आपके साथ। और वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि इस दुनिया में रहना है तो कठोर बनो, आवाज उठाना सीखो, तो सबसे पहले आवाज मैं आपके खिलाफ ही उठाऊंगी। इतना कहते ही वो तरह तरह का मुंह बनाने लगती है और फिर घूर के दरवाजे को देखती है। अश्वत्थ लगातार दरवाजे को खटखटा रहा था और अनन्या को पुकार रहा था। आशु ने भी अश्वत्थ की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो रूम से भागते हुए आकर अनन्या के पास खड़ा हो जाता है। उसने उनका हाथ पकड़कर हैरानी से पूछा, अंडरस्को, मम्मा डैडी तो आ गए, पर डैडी को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? उसके सवाल को सुनकर अनन्या भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर अश्वत्थ को कैसे पता कि वो यहाँ पर है। अनन्या अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से अश्वत्थ की आवाज सुनाई देती है। वही अश्वत्थ डोर को नॉक करते हुए दांत पीस कर बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल, तुम जितना मुझे परेशान करोगी तुम्हें इतनी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तुम मेरे गुस्से को बढ़ा रही हो या फिर मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने डोर ओपन नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। इतना कहते ही वो दरवाजे को देखकर इविल स्माइल करते हुए काउंट करना शुरू करता है। 1, 2, 3। गिनती खत्म होने के बाद भी अनन्या ने दरवाजा नहीं खोला तो अश्वत्थ के होठों पर मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है। उसने जीवन को कुछ इशारा किया तो जीवन अपना मुंह बनाते हुए दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, पर वो जैसे ही दरवाजे को तोड़ने वाला था तभी अनन्या की नाराजगी भरी आवाज आई, अनन्या, अंडरस्को ठीक है, दरवाजा तोड़ना है न तो तोड़िए, पर याद रखिए मैं दरवाजे के ठीक सामने खड़ी हूँ। अगर अपने दरवाजा तोड़ा तो मुझे भी चोट लगेगी। क्या आप चाहते हैं कि मुझे चोट लग जाए मिस्टर हैंडसम? कहकर अनन्या मुस्कुराने लगी और फिर सोफे पर जाके आराम से बैठ गई। वही अश्वत्थ ने जैसे ही ये सुना कि अनन्या दरवाजे के ठीक सामने खड़ी है तो उसने जल्दी से जीवन को दरवाजा तोड़ने से रोक लिया। अब अश्वत्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को मनाए, क्योंकि उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वही अपने बॉस की हालात देखकर सभी गार्ड्स और जीवन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो सभी अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे, पर जीवन कुछ ज्यादा तेज हंस दिया था, इसलिए अश्वत्थ उसे बुरी तरह घूरने लगा। उसकी घूरती हुई नजरों को खुद पर पाकर जीवन हड़बड़ा गया। बॉस, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैडम को कैसे मनाया जाए। कहकर वो अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है ताकि अश्वत्थ उसकी स्माइल ना देख पाए। अश्वत्थ को भी पता था कि जीवन उस पर हंस रहा है, पर अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए अनन्या थी, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया और सोचने लगा कि अनन्या को वो कैसे मनाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर जीवन को घूरते हुए बिना किसी भाव से कहा, अंडरस्को जीवन, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसे अटेंड करने जाना होगा, इसलिए हम बाद में यहाँ आएंगे, चलो। इतना कहते ही वो वहां से जाने लगा तो जीवन और बाकी सभी गार्ड्स ये देखकर शॉक हो गए, क्योंकि अश्वत्थ खुद अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके यहाँ आया था, तो वो बिना उनकी मैडम को मनाए कैसे जा सकता था। ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। वहीं अनन्या, जो अश्वत्थ को परेशान करने के नए नए तरीके सोच रही थी, उसने जैसे ही सुना अश्वत्थ एक मीटिंग के लिए उसे छोड़कर जा रहा है तो उसका मुंह बन गया। वो एक मीटिंग के लिए मुझे मनाने नहीं वाले, वो कैसे मुझे ऐसे छोड़ सकते हैं? ये कहते हो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगती है, पर उसे जाते हुए जूते की आवाज आ रही थी।
कुछ देर बाद पूरा सन्नाटा छा जाता है और उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तो अनन्या को लग रहा था जैसे अश्वत्थ जा चुका है, इसलिए वो धीरे से डोर ओपन करके अपनी गर्दन को बाहर निकालकर झांकने लगती है। अनन्या को वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, पर उसे एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। एल तो वो अपना सिर लेफ्ट साइड करके देखती है तो चौंक जाती है एल, क्योंकि वहां पर अशोक खड़ा था और अपने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखा हो गई, उसने शौक होकर पूछा, अंडरस्को आप गए नहीं? तो अश्वत्थ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को क्या तुम मेरे जाने का इंतजार कर रही थी माय नॉटी गर्ल? कहकर वो अनन्या के चिक्स को खींचने लगता है एल, जो कि बहुत सॉफ्ट थे। अनन्या जो अभी तक शौक थी, वो जल्दी से अपने होश में वापस आती है और अश्वत्थ के हाथ को झटकते हुए कहती है, अनन्या अंडरस्को कितनी जोर से खींचा आपने, मुझे दर्द हो रहा। इतना कहते ही वो जल्दी से डोर को बंद करने की कोशिश करती है तो अश्वत्थ डोर के बीच में अपने पैर को लगा देता है। फिर गुस्से से कहता है, अंडरस्को अपनी मनमानी करना बंद करो और मेरे साथ चलो। कहकर वो अनन्या के हाथ को पकड़ लेता है तो अनन्या जल्दी से अपने दूसरे हाथ से कस के दरवाजे को पकड़ लेती है ताकि अश्वत्थ उसे अपने साथ ना ले जा पाए। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अंडरस्को बचाओ बचाओ, कोई मुझे किडनैप कर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। उसके इस तरह चिल्लाने से आस पड़ोस के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक आंटी ने जैसे ही देखा कि अश्वत्थ अनन्या को जबरदस्ती ले जा रहा है, तो वो आगे आते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को लड़के तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेचारी लड़की को जबरदस्ती ले जाने की? अनन्या ने जैसे ही देखा कि वो औरत उसकी साइड ले रही है एल, तो वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को आंटी जी प्लीज मुझे बचा लीजिए एल, ये आदमी मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है और मुझसे शादी करना चाहता है एल। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरा एक बेटा है और मेरे हस्बैंड अमेरिका में है, और ये सन की आशिक मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब मैं अबला नारी क्या करूँ? अनन्या ने बड़े ही सफाई से झूठ बोला था ताकि सभी को उसे पर यकीन हो जाए, और हुआ भी यही। सभी अनन्या को दया भी नजरों से देखने लगते हैं और अश्वत्थ को गुस्से से। एक अंकल जी अश्वत्थ को अनन्या से दूर करके भड़कते हुए बोले, अंडरस्को आजकल के बच्चों में जरा सा भी दिमाग नहीं है, क्यों बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस को बुलाऊं तो निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हें देखकर तो लगता है किसी अच्छे और अमीर खानदान से हो। क्यों अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? खुद भी कुछ कमाओ या आवारगी में ही अपने बाप के सारे पैसे उड़ाने हैं। उनके इस तरह चिल्लाने से अश्वत्थ उन्हें बड़े ही अजीब तरह से देखने लगता है एल, उसकी आंखों में गुस्सा और संकपन साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन अंकल को जान से मार देगा। अश्वत्थ किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी लालकों से उन अंकल को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए डरावनी आवाज में बोला, अंडरस्को वह मेरी बीवी है, इसलिए अपनी जान प्यारी हो तो हमारे बीच मत आइए, समझे आप? अश्वत्थ की डरावनी आवाज सुनकर और उसके शरीर से निकल रही ठंडी आभा को महसूस करके वहां मौजूद सभी लोग डर से अंदर तक कांप गए। वो अंकल भी डर से 2 कदम पीछे हो जाते हैं एल, मगर फिर हिम्मत करके बोले, अंडरस्को मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसके कोई हस्बैंड नहीं हो, अगर हस्बैंड होते तो इस तरह जबरदस्ती ना ले जाते हैं। अनन्या भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, अंडरस्को आप सही कह रहे हैं अंकल, यह मेरे कोई हस्बैंड नहीं है, अगर होते तो मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर होता। इतना कहते ही वो अपने मांग और गले को दिखाने लगी, जहां पर न तो उसने मंगलसूत्र पहना था और न ही सिंदूर लगाया हुआ था। अब तो सभी को यकीन हो गया था कि अश्वत्थ कोई अमीर बाप का बिगड़ी हुई औलाद है जो जबरदस्ती अनन्या को ले जा रहा है। सभी अश्वत्थ का विरोध करते हुए उसके और अनन्या के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब अश्वत्थ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था एल, वहीं अनन्या उसे देखकर डेविल स्माइल कर रही थी एल, उसकी डेविल स्माइल अश्वत्थ को भड़काने के लिए काफी थी। वो कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अहम चुपके से पीहू की हम सकल यानी मिस्टी के बाल लेकर रावण के साथ उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल हॉस्पिटल भेज देता है। इस वक्त अहम पीहू की हम शक्ल यानी मिस्टी के रूम के बाहर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था एल, उसका मन बिल्कुल भी अंदर जाने का नहीं था, मगर एमएलए को खुद पर विश्वास दिलाने के लिए उसे अंदर जाना पड़ा। वो जैसा ही अंदर पहुंचा उसके होश उड़ गए। वह किसी पत्थर की मूर्त की तरह अपनी जगह पर जम जाता है, क्योंकि उसके सामने मिस्टी सिर्फ एक टॉवल में खड़ी थी जो अपने गीले बालों को सुखा रही थी। अचानक ही मिस्टी की टॉवल ढीली हो जाती है, वो किसी भी वक्त गिर सकती थी। ये देखकर अहम की सांसें थम गई, अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह जम जाता है एल, उसकी आंखें एक टक मिस्टी की टॉवल को घूर रही थी। वो कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है क्योंकि मिस्टी को देखकर उसे पीहू की याद आ रही थी। अहम के मन में इस वक्त कई सारे इमोशंस उमड़ रहे थे एल, पता नहीं क्यों पर मिस्टी को देखकर उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो तुरंत मिस्टी से अपनी नजर हटाकर गुस्से से अपने मन में बोला, अंडरस्को अहम तुम ये क्या कर रहे हो? भूलो नहीं तुमने पीहू से वादा किया था कि वही तुम्हारी जिंदगी में इकलौती लड़की रहेगी एल, उसके बाद भी तुम कैसे किसी और की तरफ देख सकते हो? और वैसे भी मैंने पीहू से शादी की थी, उसके अलावा कोई भी मेरी बीवी नहीं बन सकती और ना ही मैं किसी को उसकी जगह दे सकता हूँ।
इतना कहते ही वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगता है। एल उसे मिस्टी पर भी गुस्सा आ रहा था जो वो इस तरह रूम में घूम रही थी। अहम खुद को मिस्टी की तरफ ना देखने के लिए रोक रहा था। एल पर ना चाहते हुए भी उसकी नजरें दोबारा मिस्टी पर टिक गई। वही मिस्टी बेफिक्र होकर अपने बालों को सुखा रही थी और साथ में डांस भी कर रही थी। मिस्टी डांस करते हुए जैसे ही पलटी, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। एल उसका टॉवल भी ढीला होकर नीचे खिसक जाता है। एल अब उसकी ऊपर की बॉडी आधी रिवील हो गई थी, लेकिन इस बात की खबर मिस्टी को नहीं थी। एल वह तो अहम को यहाँ देखकर शॉक हो गई थी। उसने जल्दी से दूसरे टॉवल से खुद को ढकते हुए चिल्लाकर कहा, अंडरस्कोप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? एल क्या तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की के रूम में बिना नॉक किए आते हुए? कहकर वो गुस्से से अहम को देखते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। मिस्टी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे फर्श पर पानी पड़ा हुआ है। एल वो घबराते हुए पीछे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। एल और वो चीखते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी। अहम जो मिस्टी की बात सुनकर गुस्से में था, उसने जैसे ही उसकी चीख सुनी तो उसकी तरफ घूर के देखा। आह! मिस्टी दर्द से और डर से अहम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाए। तो अहम ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण मिस्टी जमीन पर नहीं गिरी। मिस्टी इस वक्त अहम के सीने से लगी हुई थी। एल वो अहम की धड़कनों को साफ सुन पा रही थी। उसने जैसे ही अहम की करीबी को महसूस किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एल उसके अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। एल ये फीलिंग मिस्टी ने पहली बार महसूस की थी। तभी अहम इविल स्माइल करके भारी आवाज में बोला, अंडरस्कोप तुमने कहा कि मुझे शर्म नहीं आती, तो अब तुम खुद के बारे में क्या कहना चाहोगी जो बिना कपड़ों के एक अनजान मर्द के सामने खड़ी है? कहकर अहम उससे दूर हो जाता है। मिस्टी ने जैसे ही अहम की बात सुनी, वो एकदम से अपने होश में आकर गुस्से से अहम को देखने लगती है और फिर बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ उसे मार देती है। इस थप्पड़ की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। अहम तो गुस्से से लाल हो गया था। वह अपनी जानलेवा निगाहों से मिस्टी को बुरी तरह घूरने लगा। तो मिस्टी खुद को चादर से ढकते हुए गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्कोप यू बस्टर्ड, मुझे तो पहले से पता था तुम्हारी नीयत खराब है, तभी तो तुम इस तरह मेरे रूम में आ गए। अब देखो मैं कैसे तुम्हें सबक सिखाती हूँ। कहकर वो जोर से चीखने लगी, अंडरस्कोप डैड, अंकल, अंकल कोई है बचाओ। उसकी आवाज नीचे खड़े गार्ड और मिस्टर सहगल ने भी सुन ली थी। एल वो लोग जल्दी से भागते हुए रूम में आते हैं। तो मिस्टी एकदम से मिस्टर सहगल के गले लगकर रोने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को अंकल ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज सिद्धार्थ भाई को बुलाए नायल। और इसने तो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। कहकर वो बुरी तरह रोने का नाटक करने लगी। उसकी बात पर मिस्टर सहगल ने विश्वास कर लिया, क्योंकि मिस्टी ने इस वक्त केवल चादर ओढ़ा हुआ था। उन्होंने गुस्से से गार्ड से कहा, अंडरस्को एमएलए को बुलाओ, उसने ही इसे बुलाया था न, और इसे पकड़ो, इसे तो आज मैं जान से मार दूंगा। कहकर वो गुस्से से अहम को देखने लगे, जो बिना किसी भाव से अपनी जगह पर खड़ा था। एल जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वही अनन्या मजे से फ्लैट के अंदर बैठी चिप्स खा रही थी, जो वो अपने साथ बैग में भरकर लाई थी। उसके बगल में आशु बैठा हुआ था। एल उसने थोड़ी हिम्मत करके अनन्या को देखते हुए कहा, अंडरस्को मम्मा, हम बेचाले डैडी को अंदर बुला लेते हैं। एल वो कब से बाहर खड़े हैं। कहकर वो अनन्या के जवाब का इंतजार करने लगा, तो अनन्या उसे बुरी तरह घूरते हुए बोली, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, वह हमेशा हमें डांटते रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी हमारी वैल्यू नहीं है। एल क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही आसानी से मिल गई हूँ, अब जब तक उन्हें हमारी वैल्यू पता नहीं चलेगी हम नहीं जा सकते, वरना वो हर बार हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें उनकी चिंता हो रही है तो तुम भी उनके पास बाहर जा सकते हो। कहकर वो गुस्से से अपने गाल को फुला लेती है। एल पर कहीं ना कहीं उसका दिल उसे कह रहा था कि वो अश्वत्थ को माफ कर दे, पर उसका दिमाग उससे कह रहा था कि वो ऐसा न करे। अनन्या बाकी सब चीजों के लिए अश्वत्थ को माफ कर सकती थी। एल पर अश्वत्थ ने उसके सबसे प्यारी कैट को मार दिया था, जो उसे बहुत प्यारी थी। एल अनन्या उस कैट से बहुत अटैच हो गई थी। वही आशु अनन्या की डांट सुनकर मुंह बंद करके कोने में दुबक कर बैठ गया। एल क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी मम्मा उसे बाहर न निकाल दे। अल्पविराम। बाहर अश्वत्थ अभी भी अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था। एल उसके गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। एल अश्वत्थ दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, इसलिए कई सारी लड़कियां जानबूझकर बाहर सामान खरीदने का बहाना बनाकर जा रही थी ताकि अश्वत्थ की एक झलक देख सके। लेकिन अश्वत्थ का ऑरा इतना डरावना था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। एल तभी जीवन जल्दी से भागते हुए आया और अश्वत्थ के सामने खड़े होकर हौंफते हुए बोला, अंडरस्को बॉस, बॉस, बॉस। कहकर वो फिर से हौंफने लगा। तो अश्वत्थ चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को आगे भी बोलो या फिर बॉस बॉस ही करते रहोगे। उसकी सख्त आवाज सुनकर जीवन डरते हुए बोला, अंडरस्को बॉस, वो मैंने आपके कहे मुताबिक पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। ये सुनकर अश्वत्थ के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। एल वह अपने आंखों पर बड़े स्टाइल से गॉगल्स चढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल के बगल वाला फ्लैट खाली करो और वहां पर मेरा सामान शिफ्ट करो। कहकर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है।
क्योंकि अनन्या फ्लैट से बाहर नहीं आ रही थी और ना ही वह मानने को तैयार थी, इसलिए अश्वत्थ ने बिल्डिंग के मालिक को डरा धमकाकर पूरी बिल्डिंग खरीद ली और अब वो अनन्या के बगल वाले फ्लैट में रहने वाला था ताकि उसे वापस ले जा सके। आधे घंटे के अंदर ही अश्वत्थ का पूरा सामान अनन्या के बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाता है। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही अश्वत्थ बुरी तरह पूरे फ्लैट को घूरने लगा क्योंकि वो काफी छोटा था और वो आज तक कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रहा था। उसने जीवन को गुस्से से घूरते हुए देखा तो जीवन अपनी जगह से डर के मारे उछलते हुए हड़बड़ाकर बोला, अंडरस्को बॉस। बॉस, गुस्सा मत करिए, मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ, पर किसी को बताएगा मत। कहकर वो अपने आसपास देखकर फिर धीरे से अश्वत्थ के कान के पास जाकर बोला, अंडरस्को, आपको पता है मैडम के फ्लैट और आपके फ्लैट की दीवार एक ही है। आप जब चाहे इस दीवार को हटाकर मैडम के फ्लैट में जा सकते हैं। ये राज की बात मुझे इस बिल्डिंग के पुराने मालिक से पता चली है। उन्होंने कहा था कि ये पूरा फ्लैट एक ही है, बस बीच की दीवार इसे अलग करती है। और वो दीवार भी रिमोट के जरिए आप जब चाहे हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। यही नहीं, आप इस पार से उस पर भी देख सकते हैं, वो भी बिना मैडम को पता लगे। ये सुनते ही अश्वत्थ की आंखों में एक एविल चमक आ गई। उसने सामने दीवार को देखा और फिर कहा, अंडरस्को, ऐसी बात है, तब तो इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। कहकर वो इविल स्माइल करने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और अनन्या को कुछ भी बनाना नहीं आता था, इसलिए उसने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। वो और आशु बड़े ही चाव से पिज्जा खा रहे थे, तभी उनके फ्लैट की डोरबेल बजी। तो अनन्या अपना पिज्जा रखकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि उसके सामने अश्वत्थ खड़ा था। अनन्या उसे देखकर चौंक गई थी, मगर फिर उसने अनजान बनते हुए कहा, अंडरस्को जी, कहिए कौन है आप और आपको क्या चाहिए। उसे अनजान बनते हुए देखकर अश्वत्थ के होठों पर भी एक इविल स्माइल आ गई। वो अपने मन में बोला, अंडरस्को, तो तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो, फिर चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहते ही वो अपनी मुस्कान छुपाकर थोड़ा फ्लर्टिंग टोन में बोला, अंडरस्को जी, मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे कॉफी पीनी है पर मेरे पास शुगर नहीं है, क्या मुझे शुगर मिलेगा। अश्वत्थ जानबूझकर यहाँ अनन्या को परेशान करने आया था, पर यह बात अनन्या समझ नहीं पाई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे डायरेक्ट मना करते हुए गुस्से से कहा, अंडरस्को नहीं, मैं अनजान लोगों को कुछ भी नहीं देती हूँ। मेरे घर का एक कचरा तक मैं आपको नहीं दूंगी, चीनी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुई कि अश्वत्थ जबरदस्ती फ्लैट के अंदर आ जाता है। उसने जैसे ही पिज्जा देखा तो उसके होठों आप शैतानी मुस्कान आ गई। वो अपनी तिरछी नजरों से अनन्या को देखते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे भी बहुत भूख लगी है। थैंक यू मिस पड़ोसन इस पिज्जा के लिए। इतना कहते ही वो बिना अनन्या की परमिशन के ही आशु के बगल में जाकर बैठ जाता है और पिज्जा उठाकर खाने लगता है। ये देखकर अनन्या आग बबूला हो गई क्योंकि अश्वत्थ उसका जूठा वाला पिज्जा खा रहा था रात का वक्त। अनन्या बहुत परेशान थी। वो गुस्से से लिविंग रूम में घूम रही थी। वो नाखून को चबाते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को, मिस्टर हैंडसम, खुद को समझते क्या है, वो कैसे जबरदस्ती मेरे घर में घुस सकते हैं। घर में तो घुसे पर मेरा सारा खाना भी खा गए और अब जबरदस्ती मेरे रूम में घुसकर आशु को सुला रहे हैं। आज तक तो कभी नहीं सुलाया, अब कौन सा भूत सवार हो गया इन्हें। अनन्या गुस्से से लिविंग रूम में इधर से उधर टहलने लगी और सोचने लगी कि वो कैसे अश्वत्थ को भगाएं। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर बाहर पड़ी। उसने देखा जीवन दरवाजे को हल्का खोलकर अंदर की तरफ झांक रहा है। ये देख उसका पारा हाई हो गया। वो अपनी मुट्ठी बनाते हुए गुस्से से मन में बोली, अंडरस्को, ये बॉस क्या कम था जो अब इसके चेले भी आ गए, अभी अच्छे से खबर लेती हूँ इसकी मैं। कहकर वो गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वही जीवन चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रहा था। उसने जैसे ही अनन्या को अपनी तरफ आते देखा, बेचारा डर गया। वो वहां से भागने ही वाला था कि उससे पहले ही अनन्या ने उसके कॉलर को दबोचकर उसे फ्लैट के अंदर फर्श पर ढकेल दिया, जिस कारण जीवन संभल नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। जमीन पर गिरते ही जीवन की चीख निकल गई, अंडरस्को, आह मम्मी, बड़ी जोर से लगी एला। बेचारा जीवन दर्द के मारे अपनी कमर को सहलाते हुए घूर के अनन्या को देखने लगा। उसे काफी जोर से लगी थी। वो अपनी जगह से उठ पाता कि उससे पहले ही अनन्या जो अपने फॉर्म में आ चुकी थी। उसने अपने टॉप के स्लीव को चढ़ाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ जीवन को एक लात मारकर कहा, अंडरस्को जीवन, यही नाम है ना तुम्हारा, तुम्हारे जीवन नाम को तो मैं ऐसे बर्बाद करूंगी कि तुम्हें खुद के जीने पर भी तरस आ जाएगा। तुम्हारे जीवन को तो मैं अभी नरक बनाती हूँ। अपने बॉस को रोक नहीं सकते थे यहाँ आने से, वो खुद तो यहाँ आकर मेरे सर पर तांडव मचा रहे हैं और तुम हो कि मेरे घर में तान का झांकी कर रहे हो। बेशर्म इंसान, तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे। अरे तुम्हारी होने वाली बीवी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। भगवान करे तुम्हारे सारे दांत टूटकर बिखर जाए, चकनाचूर हो जाए, तुम्हारा एक पैर टूट जाए, तुम लूले लंगड़े बन जाओ। और वो जीवन को गुस्से से सुना ही रही थी कि जीवन उसकी गलियां सुनकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडरस्को मैडम, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी किसी के घर में नहीं झांकूंगा, मुझे जाने दो प्लीज, और प्लीज ऐसा श्राप मत दीजिए वरना मेरी शादी भी नहीं होगी। कहकर वो अनन्या के पैर को पढ़कर भीख मांगने लगता है।
तो अनन्या उस पर थोड़ा तरस खाकर गुस्से से बोली, अंडरस्कोर ठीक है, अपने पागल बॉस को ले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर जीवन डर गया, क्योंकि अश्वत्थ से कुछ भी कहना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। वो हार मानते हुए मायूसी से बोला, अंडरस्कोर ठीक है, फिर आप मुझे मार लो, क्योंकि मैं बॉस के पास गया तो वो मुझे बहुत ही भयानक सजा देंगे, इससे अच्छा तो आप ही मार लो। जीवन की हालत देखकर अनन्या को समझ आ गया कि वो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़कर बाहर खड़े गार्ड्स के पास चली गई। कुछ देर बाद अनन्या गार्ड्स के साथ अपने रूम में जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा अश्वत्थ आराम से उसके बेड पर लेटा हुआ था। कुछ देर उसने अश्वत्थ को घूरा, फिर गार्ड्स को देखकर बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंडरस्कोर रूम से बाहर निकलो इन्हें। उसके ऑर्डर को सुनकर सभी गार्ड्स डर के मारे 2 कदम पीछे होकर अश्वत्थ को देखने लगते हैं। अनन्या की आवाज सुनकर अश्वत्थ उसकी तरफ पलट कर देखता है। उसके बाद अपने गार्ड्स को, जिनके माथे से डर के मारे पसीना निकल रहा था। अश्वत्थ हल्की मुस्कान के साथ अपने एक हाथ को सिर के पीछे रखकर अनन्या से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्कोर तुम मुझे रूम से निकालने के लिए मेरे गार्ड्स को लेकर आए हो। कहकर वो हंसने लगा, जैसे अनन्या का मजाक उड़ा रहा हो। उसके हंसी देखकर अनन्या अपनी आंखें छोटी करके चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्कोर ऑफ कोर्स, अगर आप उनके बॉस हैं तो मैं भी मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौड़ हूँ, इन्हें मेरी भी बात माननी ही होगी। कहकर वो दोबारा गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोली, अंडरस्कोर अभी और इसी वक्त इन्हें रूम से बाहर निकालो। अनन्या ने देखा उसके ऑर्डर देने के बाद भी कोई गर्दा अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि वो सभी अपने कदम डरे के मारे पीछे की तरफ ले रहे थे। ये देखकर उसका पारा हाई हो गया, तो अश्वत्थ मुस्कुराते हुए गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। उसके इशारे को समझकर गार्ड्स जल्दी से भाग गए। अनन्या अपना मुंह खोले दरवाजे उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गार्ड्स ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसके खुले मुंह को देखकर अश्वत्थ हंसते हुए बोला, अंडरस्कोर मिसेज राठौर, अपना मुंह तो बंद कर लीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। उसके टोंट को सुनकर अनन्या ने हड़बड़ाते हुए अपने मुंह को बंद कर लिया, फिर गुस्से से उसे देखने लगी जैसे खा ही जाएगी। वही फ्लैट से कुछ ही दूरी पर वही मास्क मैन कार के पीछे छिपा हुआ था, जिसने पीहू को मारा था। वो मास्क मैन अपनी कमर के पास रखे खंजर को पकड़ते हुए कुटिलता से बोला, अंडरस्कोर आज दूसरे शिकार की बारी है, आज फिर से मातम मानेगा और 2 प्यार करने वाले बिछड़ेंगे। कहकर वो इविल स्माइल करने लगा। आज मास्क मैन अपने दूसरे शिकार को खत्म करने निकला था। अल्पविराम 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 डॉट। कनिका चेंजिंग रूम में साड़ी उतरकर नाइट ड्रेस पहन रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई बैड ही शिद्दत से उसे घूर रहा था। कनिका जैसे ही नाइट ड्रेस पहनकर पीछे पलटी, उसकी चीख निकल गई। वो अपने दिल पर हाथ रख के घबराते हुए बोली, अंडरस्कोर अंश तुम कब आए। कहकर वो एक पल के लिए रुकी और फिर शॉक होकर आगे बोली, अंडरस्कोर तुम कब से यहाँ पर खड़े हो और तुमने सब देख लिया। कनिका अपनी शौक भरी आंखों से अंश को देख रही थी, तो अंश चलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर अपने दोनों हाथों से उसकी पतली को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्कोर जानेमन, मैं हर रोज सब कुछ देखता हूँ, तो तुम इतना शौक क्यों हो रही हो। कहकर वो अपने हाथों को उसकी कमर पर चलाने लगा। उसके हाथ जैसे ही कनिका के नाइट ड्रेस के अंदर गए, कनिका सिहर उठी। उसने कसके अंश के कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंडरस्कोर बेबी नो, मॉर्निंग में भी तुमने रोमांस किया था, अभी नहीं। उसके मना करने से अंश नहीं रुका। वो अपने सिर को उसकी गर्दन में छुपाते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कनिका की गर्दन को स्मेल करते हुए पूछा, अंडरस्कोर तुमसे मेल परफ्यूम की महक क्यों आ रही है। अचानक से अंश के बदले बिहेवियर को देखकर कनिका हैरान हो गई। उसने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, अंडरस्कोर आज मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड से मिली थी, मैंने बस उसे गले ही लगाया था। अंश अपनी आंखें छोटी करके दांत पीसकर बोला, अंडरस्कोर ओह, तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को गले लग रही हो। कहकर वो कसके कनिका के बालों को पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अंडरस्कोर मिसेज कनिका अंश सिंघानिया, तुम मेरा जुनून हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, और कोई मेरे प्यार पर नजर डाले मुझे बर्दाश्त नहीं, तो गले लगाना तो दूर की बात है। अगली बार से खुद को दूसरे आदमियों से दूर रखना, वरना मैं उन सभी को जान से मार दूंगा और तुम्हें भी तकलीफ होगी, क्योंकि मैं मेरे गुस्से को काबू नहीं कर सकता। अंश की जुनूनियत भरी बातें सुनकर कनिका उसके गालों को सहलाते हुए बोली, अंडरस्कोर बेबी तुम इतने पजेसिव क्यों हो रहे हो, वो सिर्फ दोस्त था और कुछ नहीं, वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूं ना। उसकी बातों का असर अंश पर नहीं हुआ, वो गुस्से से रूम में चला गया। तो कनिका हैरानी से बोली, अंडरस्कोर क्या ये आदमी सिर्फ इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने किसी और को गले लगाया था। कहते ही वो अंश को मनाने के लिए रूम में चली गई। अल्पविराम 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 डॉट। छत पर महिमा खड़ी कुछ सोच रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे अभिषेक खड़ा है। अभिषेक पीछे से उसे डराते हुए चिल्लाया, अंडरस्कोर भू। महिमा चौंकते हुए पीछे पलटकर एक मुक्का अभिषेक की मारने ही वाली होती है कि अभिषेक उसके मुक्के को पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्कोर तो मेरी एजेंट वाइफ पहले से ही अलग थी, हम
कहकर वो उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि महिमा उसे खुद से दूर करके सीरियस होकर बोली, अंडरस्को अभी आखिर हमारा रिश्ता क्या है? उसकी बेतुके सवाल को सुनकर अभिषेक उसकी नाक पर मारते हुए बोला, अंडरस्को बेवकूफ लड़की, तुम मेरी नागिन वाइफ हो और मैं तुम्हारा सपेरा हस्बैंड है ना धांसू जोड़ी। कहकर वो हंसने लगा। तो महिमा परेशान होकर बोली, अंडरस्को अभी हर चीज में मजाक अच्छा नहीं लगता, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है? बस इतना कि मैं एक एजेंट हूँ, तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने हमेशा सबसे झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ, पर असल में मेरी भी एक फैमिली है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहकर वो अभिषेक के सीने पर अपना सर रख लेती है और कसकर उसके कॉलर को पकड़ लेती है जैसे उसे किसी चीज का डर हो। उसकी बात सुनकर अभिषेक सीरियस होकर उसे देखकर बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर, अगर तुम दुश्मन देश की जासूसी भी हुई तब भी तुम्हें मेरी बीवी बनके रहना होगा और मेरे साथ हर रोज बेड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इतना कहते ही वो फिर से हंसने लगा। महिमा अभिषेक को सीरियस ना होता देख और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही अभिषेक अपने होठों से उसके मुंह को बंद कर देता है और उसे काफी वाइल्ड तरीका से किस करने लगता है। महिमा तो हैरानी से रेलिंग को पकड़ लेती है क्योंकि अभिषेक का पूरा भार उसके ऊपर ही था। वही कोई था, वो दूर से ही दोनों को दूरबीन से देखकर गुस्सा हो रहा था। अल्पविराम 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 डॉट। अश्वत्थ काफी जिद्दी था, इसलिए अनन्या की लाख कोशिश करने के बाद भी वो ढीठ की तरह उसके रूम के अंदर ही रहा। जब वो बाहर नहीं गया था तो अनन्या थकाहार उसे दो मुक्का मार के लिविंग रूम में रखे सोफे पर गुस्से से लेट जाती है। हर जगह की लाइट बंद थी, बस हल्की डिम लाइट जल रही थी। अभी अनन्या को सोए 10 मिनट ही हुआ था कि तभी एक परछाई जिसके हाथ में एक खंजर था वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो परछाई अब तक अनन्या के बेहद करीब आ चुका था। इस बात से अनजान अनन्या आराम से सो रही थी। अगली सुबह अश्वत्थ जैसे ही उठा उसने अपने बगल में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि उसके बगल में आशु के सिवाय कोई नहीं था। अश्वत्थ अपनी नजरें पूरे रूम में दौड़ते हुए अनन्या को ढूंढने लगा क्योंकि वो रात को ही अनन्या को रूम में ले आया था, पर वो अभी रूम में नहीं थी। अश्वत्थ वॉशरूम में जाकर चेक करता है, उसके बाद पूरे फ्लैट में, पर उसे अनन्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो अपने माथे को सहलाते हुए खुद से बोला, अंडरस्को अब ये बददिमाग लड़की कहाँ चली गई और यह इतनी आलसी है कि इतनी सुबह बिना वजह तो नहीं उठेगी। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वो आज इतनी जल्दी उठ गई? कहीं आज का सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है? कहकर वो अपने फोन को निकाल कर किसी को मैसेज करता है। तो 10 सेकंड के अंदर ही फ्लैट के अंदर जीवन भागते हुए आया। वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बार बार बंद हो रही थी और उसके शर्ट के भी 2 बटन खुले हुए थे। वो अपनी आंखों को मसलते हुए हड़बड़ाकर बोला, अंडरस्को बॉस आपने बुलाया? कहकर वो किसी तरह अपनी आंखें खोलकर अश्वत्थ को देखने लगा, जो बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। अश्वत्थ ने अपनी मुट्ठी कसते हुए उसे घूरकर पूछा, अंडरस्को लिटिल गर्ल कहाँ है? क्या वो फ्लैट से बाहर गई है? अश्वत्थ के सवाल को सुनकर जीवन की सारी नींद एक पल में ही गायब हो गई। उसने हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या आपके नाक के नीचे से मैडम भाग गई? वो इतना ज्यादा हैरान था कि उसने अपना मुंह खोल लिया। तो अश्वत्थ चिढ़ते हुए बोला, अंडरस्को अपना मुंह बंद करो और जाकर उसे ढूंढो, तुम सबके होते हुए वो फ्लैट से बाहर कैसे गई? अश्वत्थ इतने गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था कि वो जीवन का गला दबा दे, पर उसने काफी अच्छे से खुद को कंट्रोल करके रखा था। वही जीवन उसकी बात सुनते ही सोच में पड़ जाता है। वह जल्दी से रूम में जाकर चेक करता है तो वहां पर केवल आशु आराम से सो रहा था। वहां पर अनन्या का सामान भी रखा हुआ था। ये देखकर जीवन अश्वत्थ के पास जाकर उससे कहता है, अंडरस्को बॉस मुझे नहीं लगता मैडम फ्लैट से बाहर गई है, क्योंकि हम सभी फ्लैट के बाहर ही थे। अगर वह जाती तो हमें जरूर दिखती, और सबसे बड़ी बात वो आशु को जरूर अपने साथ लेकर जाती है। इतना कहते ही वो सीरियस होकर अश्वत्थ को देखने लगता है। अश्वत्थ को भी जीवन की बात सही लग रही थी, लेकिन अनन्या फ्लैट में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या गई तो गई कहाँ है। वो एक बार फिर से पूरे फ्लैट को चेक करता है, पर अनन्या उसे कहीं नहीं मिली। अश्वत्थ जैसे ही किचन से बाहर जाने लगा, अचानक ही उसकी नजर दरवाजे के पीछे फर्श पर पड़े ब्रेसलेट पर गई। वो ब्रेसलेट अनन्या का ही था। अश्वत्थ ये देखते ही उसे जल्दी से उठा लेता है। उसने देखा वो ब्रेसलेट टूटा हुआ था और उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। अश्वत्थ जैसे ही उस ब्रेसलेट को स्मेल करता है, उसकी आंखें गहरी हो जाती है। अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर जीवन भी उस ब्रेसलेट को स्मेल करता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्यूरियस होकर अश्वत्थ को देखने लगता है। तो अश्वत्थ कसके अपनी मुट्ठी बंद करता है और जीवन को सर्द आवाज में ऑर्डर देता है, अश्वत्थ अंडरस्को अभी और इसी वक्त मुझे इस फ्लैट के बाहर की और इस बिल्डिंग के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अश्वत्थ के ऑर्डर को सुनकर जीवन चौंक गया। उसे समझ तो नहीं आया कि आखिर क्यों अश्वत्थ को सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पर वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद अश्वत्थ सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने बार बार सीसीटीवी फुटेज चेक किया, पर उसे अनन्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चला।
वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। एल उसने लैपटॉप को जमीन पर फेंकते हुए दांत पीसकर कहा, अंडर्स को मुझे 1 घंटे के अंदर लिमिट गल मेरे सामने चाहिए। एल कुछ भी करो पर उसे ढूंढ कर लाओ। कहकर वो कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। एल अश्वथ की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े गार्ड्स ने भी सुन ली थी। एल उसकी डरावनी आवाज सुनकर वो सभी बुरी तरह डर से कांपने लगे। जीवन को अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है एल, इसलिए उसने हिम्मत करके अश्वथ से पूछा, अंडर्स को बॉस हुआ क्या है? और आप चिंता मत करिए मैडम, यही कहीं होंगी, मिल जाएंगी। ये सुनकर अश्वथ अपनी जगह से उठकर बिना किसी भाव से वहां से जाते हुए कहता है, अंडर्स को आशु को राठौर मेंशन भेज दो और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि अनन्या का किडनैप हुआ है। कहकर वो वहां से चला गया। जीवन तो किडनैप शब्द सुनकर ही हैरान था। एल वह सीरियस होकर सोचने लगा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी मैडम का किडनैप कैसे हो गया। अल्पविराम 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 डॉट। अश्वथ जैसे ही बाहर निकला वो गुस्से से सभी गार्ड्स को देखने लगता है जो डरते हुए अपना सर नीचे झुकाकर खड़े थे। अश्वथ अपनी सख्त नजरों से उन्हें देखते हुए बेहद सर्द आवाज में उनसे पूछता है, अंडर्स को लिटिल गर्ल कहाँ है? तुम सब पूरे टाइम यहाँ पर मौजूद थे पर तुम लोगों ने किसी को अंदर जाते हुए देखा ही नहीं है। एल क्या तुम सब भूल गए हो कि अपना काम कैसे करते हैं? इतना कहते ही वो रुका, फिर इविल स्माइल करके आगे बोला, अंडर्स को इस बिल्डिंग के अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो अब तुम सब मुझे बताओगे या फिर मैं अपने तरीके से पता करूं कि आखिर लिटिल गर्ल कहाँ है? मुझे यकीन है मेरा तरीका तुम सबको पसंद नहीं आएगा। कहकर अश्वथ बिना किसी भाव से सभी को घूरने लगा। तो सभी गार्ड्स डर के मारे कांपने लगे। कुछ सेकंड के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया था। तभी इस शांति को खत्म करते हुए एक गार्ड आगे आकर डर हुए बोला, अंडर्स को बॉस, वो मैंने मिस्टर अजय राठौर को यहाँ देखा था लेकिन फिर वो अचानक ही गायब हो गए। अजय जी का जिक्र सुनकर अश्वथ की भौहें चढ़ गई क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो नजर नहीं आए थे। अश्वथ सिगरेट निकालकर पीने लगा। वो जल्दी जल्दी क्रश लेते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने सर को कार से टिका देता है और कुछ सोचने लगता है। वही कोई था जो अश्वथ को देखकर दूर से ही मुस्कुरा रहा था। अल्पविराम 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 डॉट। एक बड़ी सी हवेली के अंदर सिद्धार्थ अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था। तभी उसके रूम का डोर कोई नॉक करता है। सिद्धार्थ बिना पीछे मुड़े ही अपने बाल सेट करते हुए कड़क आवाज में बोला, अंडर्स को कम इन। उसकी परमिशन मिलते ही उसका पीए नील जल्दी से अंदर आके घबराते हुए बोला, अंडर्स को बॉस, मैडम अनन्या सुबह से गायब है। एल हमारे गार्ड्स ने बताया है कि वो कहीं भी नहीं मिल रही है। कहकर वो सिद्धार्थ को देखने लगा जो उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम गया था। सिद्धार्थ को लग रहा था शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है एल, इसलिए वो नील को घूरते हुए बोला, अंडर्स को क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। नील दोबारा हकलाते हुए बोला, अंडर्स को मैडम अनन्या का किडनैप हो गया है, ऐसा मिस्टर अश्वथ सिंह राठौर का मानना है। इतना कहते ही वो चुप हो गया क्योंकि सिद्धार्थ उसे गुस्से से देख रहा था। सिद्धार्थ जल्दी से अपने कोट को पहनते हुए जल्दबाजी में बोला, अंडर्स को अपने सभी गार्ड्स को कहो कि वो अनन्या को ढूंढे, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। कहकर वो जल्दी से बाहर भाग गया। एल सिद्धार्थ को शक था कि अनन्या ही वो लड़की है जूस वो ढूंढ रहा है एल, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। अल्पविराम डॉट। मिस्टर सहगल और एमएलए हंसते हुए अपने विला के गार्डन में बात कर रहे थे। मिस्टर सहगल ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, अंडर्स को आज उसकी कमजोरी हमारे हाथ लग ही गई, अब देखता हूं कि वो कैसे हमारे सामने नहीं झुकता। कहते ही वो गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी वाइन को पी जाते हैं। उनकी बात सुनकर एमएलए अपने हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लास को घुमाते हुए हंसकर बोले, अंडर्स को तुमने बिल्कुल सही कहा, आज उसकी सारी अकड़ मैं तोड़ दूंगा। एल बहुत घमंड और रौब है ना उसमें, उन सबको मैं अपने पैरों तले को चल दूंगा। जैसे उसने मेरे बेटे को मारा था वैसे ही मैं उसके अपनों को एक एक करके मार दूंगा। अपनी बात खत्म करते ही वो ठहाका मारकर हंसने लगे। वही कुछ दूरी पर खड़ा है हम सब कुछ सुन रहा था। एल उसने एक एक शब्द अच्छे से सुना था जिसे सुनकर उसकी मुट्ठी कस गई। एल उसने किसी को कुछ मैसेज किया फिर वहां से चला गया। दूर खड़ी मिस्टी अपनी जलती हुई निगाहों से बस अहम को ही घूर रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडर्स को तुम्हारे कारण अंकल ने मुझे डांटा था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कहकर वो इविल स्माइल करने लगी एल जैसे वो कुछ बड़ा करने वाली हो। एमएलए को अहम पर भरोसा था इसलिए मिस्टी के इल्जाम लगाने के बाद भी उन्होंने अहम को कोई सजा नहीं दिया था। अल्पविराम। वही एक खंडहर जैसी जगह पर एक कमरे में किसी को लटका के रखा गया था एल, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके चेहरे को काले कपड़े से ढका गया था। उस रूम में कई लोग मौजूद थे एल जो लटक रहे इंसान को देखकर हंस रहे थे। जो इंसान लटक रहा था उसके पैरों के नीचे ठंडी बर्फ रखी हुई थी एल, उसके मुंह पर और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो इंसान झटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एल, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी बर्फ के बगल में उबलता हुआ पानी कांच के टैंक में रखा हुआ था एल, जिसमें से धुआं निकल रहा था एल। अगर वो इंसान ने थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड हुआ तो उसका पैर उस उबलते हुए पानी में जा सकता था।
वो सभी आदमी लोग उस इंसान को देखकर अभी हंस ही रहे थे कि तभी वहां पर फायरिंग होने लगी। तो सभी लोग एकदम से चौंक गए। एल फायरिंग की आवाज सुनकर सभी आदमी अलर्ट हो जाते हैं। वो सब भी अपनी गन निकालकर बाहर की तरफ भागने लगे। एल बाहर अश्वत्थ, जीवन, अगस्त और गार्ड्स कार से उतरते ही फायरिंग करने लगे। उन सभी ने बाहर खड़े लोगों को एक झटके में ही मार गिराया। एल अश्वत्थ इस वक्त बेहद गुस्से में था। एल उसकी बॉडी से बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी। एल वो अपनी सख्त नजरों से चारों तरफ स्कैन कर रहा था। एल उसके बाद उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही अश्वत्थ अनन्या को पुकारने लगा, अंडरस्को, लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल तुम कहाँ हो, लिटिल गर्ल। अश्वत्थ के पुकारने के बावजूद उसे कहीं से भी अनन्या की आवाज सुनाई नहीं दी, तो वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए हर एक जगह अनन्या को ढूंढ रहा था। अनन्या को ढूंढते ढूंढते वो उन रूम में पहुंचा जहां पर उस इंसान को लटका कर रखा गया था। अश्वत्थ ने देखा वो एक लड़की थी। उसने ब्लैक पैंट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। एल उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। एल उसके पैरों के नीचे ठंडी बर्फ थी जिस कारण वो लड़की काफी ज्यादा झटपटा आ रही थी। लन अश्वत्थ को अच्छे से याद था कि उस लड़की ने जो कपड़े पहने थे वो अनन्या के ही थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनन्या नहीं थी। वही उस लड़की को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उस रूम में आया है, तो वो और भी ज्यादा झटपटाने लगी, जैसे हेल्प मांग रही हो, लेकिन उसका मुंह टेप से बंधा हुआ था इसलिए बॉब कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अब तक जीवन भी उस रूम में आ चुका था। अश्वत्थ अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जीवन को ऑर्डर देते हुए कहा, अंडरस्को, इस लड़की को नीचे उतारो। उसके ऑर्डर को सुनते ही जीवन जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी उस लड़की की रस्सी हल्की सी उस तरफ हो गई जिधर उबलता हुआ पानी था। एल ये देखकर जीवन घबराते हुए अपनी जगह पर रुक गया। एल फिर उसने अश्वत्थ को देखा, जो बिना किसी भाव से एकटक उस लड़की को देख रहा था। अगस्त भी जैसे ही रूम में पहुंचा उसकी नजर उस लटकती हुई लड़की पर गई। एल तो वो हैरानी से पूछता है, अंडरस्को, ये कौन है। पूछते ही वो अश्वत्थ को देखने लगे। जीवन और अगस्त के इस तरह देखने से अश्वत्थ गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे क्या पता ये कौन है। मेरी रिश्तेदार थोड़ी ना है जो तुम दोनों मुझे ऐसे घूर रहे हो। उसके इस तरह बोलने से जीवन और अगस्त झेप गए। फिर अगस्त जैसे ही उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा कि एक बार फिर से वो लड़की उस उबलते हुए पानी की तरफ गिरने लगी। ये देखकर अगस्त अपनी जगह पर ही रुक गया और घूर के पूरे रूम को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उस लड़की की हाथ में बंधी रस्सी को बार बार उबलते हुए पानी की तरफ खींच रहा था। ये देखते ही उसने पीछे मुड़कर गार्ड्स को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, पकड़ो उसे। गार्ड्स जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे कि डर के मारे वो आदमी रस्सी को छोड़कर भागने लगा। एल रस्सी के छोड़ते ही वो लड़की उस उबलते हुए पानी की तरफ गिरने लगी। ये देखकर अगस्त उस लड़की के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, एल जिस कारण दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही उस लड़की के चेहरे पर लगा काला कपड़ा हट जाता है, तो अगस्त उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। एल उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, आलिया। अगस्त के मुंह से आलिया का नाम सुनकर अश्वत्थ और जीवन घूर के उसे देखने लगे। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि आलिया थी। एल आलिया की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे और आंखें रोने के कारण सूजी हुई थी। अगस्त ने हैरानी से आलिया को खड़ा किया, फिर उसके मुंह से टेप निकालकर उससे पूछा, अंडरस्को, तुम यहाँ पर कैसे आए हो। वो इतना बोला ही था कि तभी अश्वत्थ एकदम से आलिया के गले को दबाते हुए अपनी सर्द आवाज में गुस्से से पूछता है, अश्वत्थ, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल गर्ल के कपड़े पहनने की। सच सच बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। एल शायद तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है जो तुम फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। एल इतना कहते ही वो अपनी पकड़ आलिया की गर्दन पर और भी ज्यादा कस देता है। एल जिस कारण आलिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया है। वो बड़े मुश्किल से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता। उसने बड़े ही मुश्किल से ये शब्द कहे थे एल क्योंकि अश्वत्थ के गला दबाने के कारण वो कुछ ठीक से बोल नहीं पा रही थी। अश्वत्थ गुस्से से अपनी पकड़ आलिया की गर्दन पर और भी ज्यादा कस देता है। अगस्त ने देखा आलिया किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से अश्वत्थ को उससे अलग करते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को, तुम क्या कर रहे हो। अपने गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। उसे डांटने के बाद अगस्त आलिया को देखता है जो जमीन पर पड़ी बुरी तरह खांस रही थी। आलिया अश्वत्थ से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। एल उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो डरते हुए अश्वत्थ को देखकर पीछे की तरफ जाते हुए बोली, अंडरस्को, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा किडनैप हुआ था, पर मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। आलिया की बात सुनकर अश्वत्थ को गुस्सा आ रहा था, मगर उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि आलिया सच कह रही है। तभी अगस्त ने आलिया को घूरते हुए सवाल किया, अंडरस्को, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने किडनैप किया और तुमने बेब के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। उसके सवाल को सुनकर आलिया कुछ सोचते हुए रूंधे गेल से बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं पता। मैं तो मॉम डैड से मिलने घर जा रही थी और रास्ते में मेरा किडनैप हो गया। इतना कहते ही उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। ये वो आलिया बिल्कुल नहीं लग रही थी जो बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज हुआ करती थी। ये आलिया तो मजबूर लग रही थी।
अश्वत्थ से कोई मतलब नहीं था एल, उसे तो बस अपनी लिटिल गर्ल से मतलब था एल, इसलिए वो वहां से जाते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को जीवन पूरे शहर में अपने लोगों को फैला दो, मुझे किसी भी कीमत में लिटिल गर्ल चाहिए। इतना कहते ही वो चला गया, तो जीवन भी एक नजर आलिया को देखकर वहां से चला जाता है। अगस्त भी जाना चाहता था, मगर वह इतना भी पत्थर दिल नहीं था कि आलिया को इस तरह छोड़कर चला जाए, इसलिए उसने गार्ड्स को उसे उसके घर को छोड़ने को कहा, उसके बाद वहां से चला गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अनन्या को ढूंढने के लिए अश्वत्थ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पूरे मुंबई शहर में नाकाबंदी लगी हुई थी एल, अश्वत्थ के गार्ड के साथ साथ पुलिस भी अनन्या को ढूंढ रही थी। अश्वत्थ के पैंथर गार्ड्स ने अनन्या को ढूंढने के लिए पूरी मुंबई को हिला डाला था, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि अनन्या का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती थी। अजय जी इस वक्त अपने रूम में बैठे कुछ सोच रहे थे एल, वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने इविल स्माइल करके खुशी से कहा, अंडरस्को तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो अश्वत्थ, पर तुम उस लड़की को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। बहुत चाहते हो ना तुम उससे, पर अब मैंने उसे तुमसे इतना दूर कर दिया है कि तुम चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे एल, तुमने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे ढूंढने के लिए, पर वो लड़की मुंबई में होगी तब मिलेगी ना। इतना कहते ही वो ठहाका मार के हंसने लगे। पर जब उन्होंने देखा कि डोर ओपन है तो वो अचानक ही रुक गए, वरना कोई भी उनकी बात सुन लेता तो वो पकड़े जाते। अजय जी डोर बंद करने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास गए, तभी उनकी नजर अश्विन जी के रूम की तरफ गई, जिसे देखते ही उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो इविल स्माइल करके बोले, अंडरस्को ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, ये पूरा राठौर विला, राठौर अंपार, हर एक चीज। लेकिन मुझसे हर एक चीज छीनकर अश्विन को दे दी गई, यह कहकर कि वह मुझसे ज्यादा काबिल है, और अब अश्वत्थ हर एक चीज संभाल रहा है। यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, पर मैं अपनी चीजों को तुम सबसे छीन लूंगा, कहकर वो मुस्कुराने लगे। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। वही गोवा में एक व्हाइट और येलो कलर के विला के एक रूम के अंदर बेड पर एक लड़की बेहोश बेड पर लेटी हुई थी एल, उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। पूरा रूम पिंक और व्हाइट कलर का था, जो कि बहुत ही सुंदर था। तभी उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है एल, उसके हाथों की उंगलियां हिलने लगती है एल, वह जैसे ही अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है, अपने आप को अनजान जगह पाकर शोक हो जाती है एल, उसे अपना सर भारी सा महसूस हो रहा था। उसने अपने सर को पकड़कर चारों तरफ देखा, तो उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, जो अपनी काली गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। उस शख्स ने जैसे ही उस लड़की को होश में आते देखा, तो मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को अनन्या तुम्हें होश आ गया। उस शख्स का चेहरा देखते ही अनन्या शॉक हो गई एल, उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, अंडरस्को तुम यहाँ पर कैसे आए, और मैं कहाँ हूँ। उसके सवाल को सुनकर वो शख्स हंसते हुए बोला, अंडरस्को यू आर ओनली माइन, इसलिए ही तुम मेरे पास हो। ये सुनकर अनन्या गुस्से से उसे देखने लगी एल, पर वो अभी भी शौक थी कि इस इंसान ने उसे किडनैप किया था एल, वो इस इंसान पर कितना भरोसा करती थी एल। अनन्या अपनी हैरानी भरी नजरों से एकटक सामने देख रही थी एल, उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिस इंसान पर भरोसा करती थी और उसे अपना दोस्त मानती थी एल, उसने ही उसे किडनैप किया था। पर अनन्या को अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि आखिर इस इंसान ने उसका किडनैप क्यों किया है। इसलिए उसने बेडशीट को कस के पकड़ते हुए हल्के गुस्से से सवाल किया, अंडरस्को तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वंश। वंश ने जैसे ही अनन्या के मुंह से अपना नाम सुना, वो हंसते हुए बोला, अंडरस्को अनन्या तुम्हें पता है जब तुम गुस्से में मेरा नाम लेती हो ना तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो एल, प्लीज एक बार और लो ना मेरा नाम, कहकर वह मुस्कुराते हुए एकटक अनन्या को देखने लगा, जो उसकी ऐसी बातें सुनकर आग बबूला हो गई थी। अनन्या ने बेड पर रखे एक पिलो को उठाकर वंश को मारते हुए गुस्से से पूछा, अंडरस्को मुझे बताओगे कि आखिर तुमने क्यों मुझे किडनैप किया है। उसके इस तरह चिल्लाने से वंश जो मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई, उसकी जगह उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। वो गुस्से में एक जोरदार पंच सोफे पर मारते हुए बोला, अंडरस्को क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पहचान छुपा कर कितना कुछ किया है, एक चोर बनकर तुम्हारे साथ चोरी की, एक छोटे से गांव में गरीबों की तरह रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया, तुमने उस अश्वत्थ सिंह राठौर से शादी करके उसकी जिंदगी में शामिल हो गई। अनन्या मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, मैं अपनी मेहनत को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा एल, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, इसलिए मैं शांत रहकर सही वक्त आने का इंतजार किया, और देखो कल रात को ही मुझे वह मौका मिल गया। इतना कहते ही वो ठहाका मार के हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वंश की आंखों में अनन्या के लिए एक पागलपन साफ नजर आ रहा था एल, ऐसा लग रहा था जैसे वो अनन्या के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। वहीं अनन्या उसके इस पागलपन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, उसे अंदर से काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो घबराते हुए मन में बोली, अंडरस्को वंश ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एल, पर अब मिस्टर हैंडसम मुझे कैसे ढूंढेंगे, पता नहीं वो मुझे ढूंढ पाएंगे भी या नहीं।
प्लीज मिस्टर हैंडसम आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है एल, और अभी तक तो हमने मिलकर बच्चे भी पैदा नहीं किया, और अभी तो मुझे आपके साथ रोमांस भी करना है, वो भी बोल्ड वाला। इतना कहते ही वो अपना सर झुका लेती है, पर अनन्या इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो वंश के आगे झुक जाए, इसलिए अगले ही पल उसका रवैया बदल गया। वो आराम से आलसी होकर बेड पर लेट गई, फिर चादर को ओढ़ते हुए मुस्कुराकर वंश से बोली, अंडरस्को वैसे ये रूम काफी अच्छा है, खासकर यह बेड काफी मुलायम और आरामदायक है एल, अगर किडनैप होकर इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है फिर तो हर रोज किडनैप होने को मैं तैयार हूँ। इतना मुलायम बेड तो मिस्टर हैंडसम का भी नहीं है। खैर अब मैं यहाँ पर आराम से पूरा दिन सोंगी, वरना घर पर तो सब मुझे उठा देते हैं, खासकर वो नानी जी कितना टे टे करती है पूरा दिन, जिस कारण मेरा काम सुनना हो जाता है। वंश चलो अभी एक काम करो, जाकर मेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ, तब तक मैं थोड़ा और सो लेती हूँ। इतना कहते ही वो चादर को अच्छे से खुद से लपेटकर सो जाती है। एल उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किडनैप होकर बेहद खुश थी, पर उसकी खुशी वंश को हजम नहीं हो रही थी। उसके होठों की मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। एल उसकी जगह उसके चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगा। उसने अपनी जगह से खड़े होकर कंफ्यूज होकर अनन्या से सवाल किया, अंडरस्को अभी तक तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि मैंने तुम्हें क्यों किडनैप किया, और अगले ही पल तुम खुश हो रही हो। कहीं तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रचने वाली? अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी सकती हो। इतना कहते ही वो तुरंत रूम से बाहर चला जाता है एल, क्योंकि वह अनन्या के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था। वंश एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था। एल वो किसी मिशन के लिए मुंबई गया था, जहां पर उसे अनन्या मिली, तब से ही वो अनन्या से प्यार करता था। अनन्या को जैसे ही रूम बंद होने की आवाज सुनाई दी, वह अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखों में इस वक्त कई सारे भाव नजर आ रहे थे। अल्पविराम डॉट। वही वंश जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने देखा यश कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यश और वंश पार्टनर्स और दोस्त थे। वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वंश जाकर यश के सामने वाले सोफे पर बड़े ही रौब के साथ बैठ जाता है। तभी यश न्यूज़पेपर टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को कहीं तुमने अश्वत्थ सिंह राठौर से दुश्मनी की गलती तो नहीं कर दिया है? तुम्हें पता है ना वह कितना ज्यादा क्रूएल है, यही नहीं वह डार्क वर्ल्ड का किंग है। वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात को बीच में टोकते हुए वंश सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी अनन्या को पसंद करते हो, बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओगे क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। वंश की आवाज में धमकी साफ झलक रही थी, जिसे सुनकर यश अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है। एल उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, जिससे वंश पूरी तरह से अनजान था। एल यश भी शुरू से अनन्या को पसंद करता था। एल तभी वंश आराम से सोफे से टेक लगाते हुए इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को अश्वत्थ सिंह राठौर कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये सब कुछ उसके दुश्मनों ने किया, और मैं तो कभी भी उसके सामने नहीं आया दुश्मन बनकर, इसलिए वो सोच भी नहीं सकता कि ये सब मैंने किया है, और इसमें उसके परिवार वालों ने ही मेरी मदद की है। एल देखना कोई भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। कहकर वो हंसने लगा। एल उसके साथ यस अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ गोवा एयरपोर्ट पर एक एरोप्लेन लैंड हुई, जिसमें से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, वह बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फिरते हुए प्लेन से बाहर निकाला। उसने व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। एल उसने अपने ब्लैक गॉगल्स को टी शर्ट में लटकता हुआ था। एल उसके बिखरे हुए बाल उसे हद से ज्यादा हैंडसम, क्यूट, इनोसेंट और प्यारा बना रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि आर्यन था। एल वो इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था कि आसपास खड़ी लड़की उस पर फिदा हो गई। आर्यन बड़े ही स्टाइल के साथ चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ गया। एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी खड़ी थी, जिसका ड्राइवर एक पंजाबी लड़का था। आर्यन उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को हेलो ब्रो जी, कैसे हो आप? चलो जल्दी से मुझे इस पते पर पहुंचा दो। इतना कहते ही वो जल्दी से टैक्सी में बैठ जाता है। तो टैक्सी का ड्राइवर कार स्टार्ट करते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को हाँ जी भाई जी, कितने जाना है तुस्सी? पहले बताओ तो सही, फिर देखना ये मनप्रीत रॉकेट की स्पीड से कैसे पहुंचाता है वहां। कहकर वो हंसने लगा। तो आर्यन उसे पता बताकर कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगा। गाना सुनते हुए ही वो विंडो से बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगता है। एल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में एक इरादा। अल्पविराम। मुंबई में सभी बॉयज अनन्या को ढूंढने में लगे हुए थे, पर अनन्या उन्हें नहीं मिली क्योंकि वो तो गोवा में है। अश्वत्थ काफी ज्यादा गुस्से में था। एल वह इस वक्त अपने गार्ड्स के साथ मुंबई से बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। उसने एक जोरदार किक कार के टायर पर मारते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को आखिर तुम कहाँ हो लिटिल गर्ल? जहां भी हो मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। इतना कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अचानक ही उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह बिना पीछे मुड़े ही जीवन को ऑर्डर देता है, अंडरस्को एक काम करो, मुंबई के साथ साथ पूरे देश में अपने लोगों को फैला दो और लिटिल गर्ल को ढूंढो। लेकिन याद रहे इस बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। उसकी बात सुनकर जीवन, अगस्त, अभिषेक, वेद और अहम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अहम तुरंत सवाल करता है, अंडरस्को बॉस क्या आपको लगता है कि जिसने भी बेब को किडनैप किया है वो मुंबई से बाहर जा चुका है?
उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अश्वत्थ ने उसे घूरते हुए पूछा, अंडरस्को अहम तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? उसके इस अजीब से सवाल को सुनकर अहम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मगर फिर सपाट लहजे में जवाब दिया, अंडरस्को बॉस मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि जान भी दे सकता हूँ। उसके जवाब को सुनकर अश्वत्थ काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। उसने अजीब तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ही मिस्टी से शादी कर लो, क्योंकि मिस्टी सिद्धार्थ की बहन है और सिद्धार्थ भी अनन्या को ढूंढ रहा है। अगर तुम मिस्टी से शादी कर लेते हो तो उसका ध्यान अनन्या से हटकर मिस्टी पर आ जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी बहन मिस्टी से बहुत प्यार करता है। फ्यूचर में मिस्टी के जरिए हम उसे अनन्या के पास जाने से भी रोक सकते हैं। अश्वत्थ की बात सुनकर अहम शौक हो गया। एल वो कस के अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को नहीं, मैं पीहू की जगह किसी को नहीं दूंगा, खासकर उस बदतमीज लड़की को तो बिल्कुल नहीं है। उसके मना करने से अश्वत्थ उसे सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, अंडरस्को मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, जाकर उससे शादी करो। इतना कहते ही वह गुस्से में कार के अंदर बैठकर वहां से निकल जाता है। एल उसके जाते ही अहम अपनी आंखें बंद कर देता है तो उसे पीहू नजर आने लगती है। अल्पविराम डॉट। वहीं दूसरी तरफ अब तक रात के 8 बज चुके थे। वंश किसी काम से बाहर जाने के लिए तैयार था। एल उसने जैसे ही बाहर का गेट खोला, अचानक ही वो शॉक हो गया अपने सामने खड़े इंसान को देखकर। उसके सामने एक लड़का बड़े ही स्टाइल से दीवार से टेक लगा कर खड़ा था। एल उसके हाथ में गॉगल्स था जिसको वो घुमा रहा था। उस लड़के ने जैसे ही वंश को देखा, वो बड़े ही कातिलाना मुस्कान के साथ स्टाइल में बोला, अंडरस्को स्वागत नहीं करोगे हमारा वंश बाबू? वंश अपने सामने खड़े इंसान को देखकर बुरी तरह शॉक हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखकर पूछा, अंडरस्को आर्यन? आर्यन तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? उद्धरण चिन्ह। आर्यन जो बड़े ही स्टाइल से टेक लगाकर खड़ा था, उसने गॉगल्स को घुमाते हुए अपने शर्ट में लगाकर स्टाइल से जवाब दिया, अंडरस्को क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या तुम मेरी जगह किसी लड़की को एक्सपेक्ट कर रहे थे? बोलो वंश बाबू, कहकर आर्यन अपने हाथ को कमर पर रखकर उसे बुरी तरह घूरने लगा। आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, उसका चेहरा ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा था। एल वह तो हमेशा से ही ऐसा था, इसलिए वंश ने यूजर ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडरस्को क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? ये तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? इतना कहकर वह अपने हाथ बांध लेता है तो आर्यन पीछे मुड़कर हैरान होने का नाटक करते हुए आसपास देखने लगा और फिर अपनी एक उंगली को गाल पर रखकर कुछ सोचते हुए बोला, अंडरस्को अभी तक तो मेरे पीछे पूरी बारात थी जो मुझे एक वीआईपी की तरह यहाँ छोड़ने आई थी, अब अचानक से कहाँ गायब हो गई सब? लगता है तुमसे डरकर भाग गए वो लोग, कहकर वो हंसने लगा। तो वंश उसे गुस्से से देखने लगा। एल उसके गुस्से को देखकर आर्यन अपनी बात को संभालते हुए बोला, अंडरस्को अरे जब तुम्हें कोई मेरे पीछे नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ तो अकेला ही आऊंगा ना, अब मेरे पीछे पूरी फोर्स थोड़ी ना आएगी, और वैसे भी मैं क्या कोई इंडिया का राष्ट्रपति या सीएम हूँ जो मेरे आगे पीछे 1000 लोग घूमेंगे? इतना कहते ही वो वंश को इग्नोर करते हुए उसे धक्का देकर घर के अंदर आ जाता है। उसने जैसे ही पूरे घर को देखा, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। एल वह वहीं जमीन पर बैठकर अपने हाथ को सर पर रखते हुए जोर से चिल्लाया, अंडरस्को ओ माय गॉड, हमने आज तक जितनी भी चोरियां की थी उसके कुल पैसे मिलाकर इस घर का सोफा भी नहीं आएगा। पर तुम तो इस महल जैसे घर में रह रहे हो, कहाँ से चुराया इतना पैसा? कहीं कोई बड़ा हाथ तो नहीं मार लिया और मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आता तुम्हारे साथ हाथ बटाने, अब तो तुम मुझे एक भी रुपए नहीं दोगे। मैं कुछ नहीं जानता, हम तो पार्टनर हैं न, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अभी निकालो मेरा हिस्सा। कहते ही वो अपने हाथ पैर जमीन पर पटकने लगा। वंश को नहीं पता था कि आर्यन अश्वत्थ का छोटा भाई है। उसे केवल ये लगता था कि आर्यन ने पैसों के लिए बस अर्शी से शादी की थी, जिसका संबंध अश्वत्थ से था, इसलिए उसे उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसने अपने माथे को रगड़ते हुए आर्यन को कुछ देर तक देखा, उसके बाद अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकालकर आर्यन को देते हुए बोला, अंडरस्को इसमें ढेर सारे पैसे हैं, इतने की जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते, यह अनलिमिटेड है, इसे रख लो। आर्यन घूर के उस ब्लैक कार्ड को देख रहा था। अनन्या की तरह ही उसकी नजरों में भी यह ब्लैक कार्ड किसी काम का नहीं था, पर अश्वत्थ के समझने पर अनन्या को इतना पता चल गया था कि ब्लैक कार्ड बहुत काम की चीज है। उसे तो बस नोट पसंद थी, इसलिए आर्यन अजीब तरह से मुंह बनाते हुए वंश से बोला, अंडरस्को मैंने पैसे मांगा है तो तुम मुझे ब्लैक कलर का ठुनठुना क्यों पकड़ा रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूं समझे तुम, मुझे बेवकूफ मत बनाओ और चुपचाप मुझे कड़ी कड़ी नोट दे दो। मुझे इतनी नोट देना जिस पर मैं आराम से सो सकूं। कहकर वो दोबारा अपने हाथ पैर जमीन पर पटकने लगा। एल उसकी नौटंकी को देखकर वंश बुरी तरह चिढ़ गया था, क्योंकि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना था और आर्यन की तो नौटंकी ही खत्म नहीं हो रही थी। उसने बुरी तरह झल्लाते हुए कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें पता भी है यह अनलिमिटेड है, इसमें ढेर सारे पैसे हैं, तुम इसे रखो।
पर आर्यन उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। एल वो अपना सिरनामे हिलाते हुए जिद करके बोला, अंडरस्को नहीं, इस ब्लैक कागज को मैं नहीं लूंगा, ये तो देखने में कितना गंदा और काला है। भला इस कागज में कैसे पैसे होंगे? ऐसे कागज तो हजारों मेरे स्टडी रूम में रखे हैं, पर कभी उसमें से पैसे निकले नहीं ना। अब मुझे उल्लू बनाना बंद करो। अब तो वंश का दिमाग खराब हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन को कैसे संभके। तो अचानक उसकी नजर ऊपर है, तो वो इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को एक काम करो, जाकर अपनी पार्टनर से मिलो, वो ऊपर है, और ब्लैक कार्ड भी अपने साथ ले जाओ, उससे पूछ लेना कि इसने पैसे हैं या नहीं है। इतना कहते ही वो गुस्से से चला गया। बाहर पहुंचते ही उसने अपने एक गार्ड को अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को उन पर नजर रखो और हाँ पता करो आर्यन यहाँ पर कैसे आया, क्या वह अकेले ही आया है या फिर किसी की साजिश है। इतना कहते ही वो वहां से चला गया, तो गार्ड भी उसके ऑर्डर को सुनकर वहां से चला गया। वही आर्यन जैसे ही अनन्या के रूम में पहुंचा, उसने उसे गले लगाते हुए खुश होकर कहा, अंडरस्को बेब मॉम, मैंने आपको सबसे पहले ढूंढ लिया। उसकी आवाज सुनकर अनन्या चौंक गई थी, मगर जब उसने उसकी बातों पर ध्यान दिया तो चौंके हुए पूछा, अंडरस्को क्या कहा तुमने मुझे बेब मॉम? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? ये सुनकर आर्यन आसपास देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखते हर छुपा कर आकर कहा, अंडरस्को मॉम, दीवारों के कान होते हैं, धीरे धीरे बात करिए। ये सुनते ही दोनों आसपास देखने लगे और फिर दरवाजा बंद करके बेड के नीचे बैठकर बातें करने लगे। एल क्योंकि उनके हिसाब से ये सबसे सेफ जगह थी बात करके के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से दीवारों के कान होते हैं लेकिन बेड के नहीं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दोपहर का वक्त। एमएलए ने अहम को मिस्टी को कॉलेज से घर लाने के लिए कहा था। एल इसलिए अहम मिस्टी के कॉलेज के बाहर कार से टेक लगाकर बड़े ही स्टाइल से खड़ा था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल्स लगाया हुआ था, वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एल कॉलेज की जो भी लड़की उसे देखती तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती। कई सारी लड़कियां तो अपनी जगह पर खड़े होकर ही घूरे जा रही थी। एल सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, यह इतना हैंडसम आदमी आखिर हमारे कॉलेज में कर क्या रहा है। वहीं मिस्टी अपने दोस्तों के साथ जैसे ही बाहर निकली, उसकी नजर अहम पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। मगर उसने जैसे ही आसपास खड़ी लड़कियों को देखा जो अपनी हवस वाली नजरों से अहम को ही घूर रही थी, तो वन बुरी तरह अहम को कोसते हुए मन में बोली, अंडरस्को तो यह आदमी यहाँ सौंदर्य प्रदर्शन कर रहा है, इसमें जरा सी भी शर्म नहीं है। एल पक्का ये जानबूझकर कार से बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा है ताकि सभी लड़कियां इसे ताड़े, वरना ये कार के अंदर भी तो मेरा इंतजार कर सकता था। अपने मन में इतना कहते ही उसका मुंह बुरी तरह बन गया। एल पता नहीं क्यों पर उसे उन लड़कियों का अहम को ताड़ना पसंद नहीं आया, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? एल अब चलो यहाँ से या फिर सौंदर्य प्रदर्शन करते रहोगे। इतना कहते ही वो मुंह बनाकर पैसेंजर सीट के पास खड़ी होकर आगे बोली, अंडरस्को चलो दरवाजा खोलो मेरे लिए। तो अहम बिना किसी भाव से उसे देखते हुए दरवाजा खोल देता है। एल मिस्टी जैसे ही अंदर बैठी है, अहम डोर बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल जाता है। मिस्टी जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि कॉलेज के लोग देखें कि ये हैंडसम लड़का उसकी बातें मानता है। कुछ ही देर में अहम उसे उसके घर ले जाने के बजाय अपने फार्म हाउस ले आता है। एल मिस्टी जैसे ही कार से बाहर निकली, उसने हैरानी से पूछा, अंडरस्को ये तो घर नहीं है, तो तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, कहीं मुझे किडनैप तो नहीं किया? उसके सवाल को अहम इग्नोर करते हुए उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए बिना किसी भाव से बोला, अंडरस्को तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। इतना कहते ही वो उसे ले जाकर अंदर सोफे पर पटक देता है और फिर वही खड़े एक आदमी के हाथ से पेपर लेकर मिस्टी के ऊपर बहाते हुए बोला, अंडरस्को अंडरस्को साइन करो इस पर। मिस्टी उसके इस तरह सोफे पर बहाने से गुस्सा हो गई थी। फिर उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए जैसे ही उन पेपर्स को पढ़ा, उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, घटिया इंसान कहे के, देखना मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वह बहुत खतरनाक है। उसके किस तरह चिल्लाने से अहम गुस्से में मिस्टी को सोफे पर दबाते हुए बड़े ही डरावने तरीके से बोला, अंडरस्को मैं तुम्हारे उस खूनी बाप से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, अगर साइन नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वेल वैसे भी हम यहाँ अकेले हैं, तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं। और तुम्हें तो पता होगा ना कि जब एक जवान लड़का लड़की कहीं पर अकेले होते हैं तो उनके बीच क्या होता है। कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा तो मिस्टी बुरी तरह डर गई और अपने कपड़े सही करने लगी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार अश्वथ को पता चल ही गया कि अनन्या इस वक्त कहाँ है, पर उसके लिए एक और बुरी खबर थी कि अचानक से आर्यन गायब हो गया है। उसने और अर्शी ने आर्यन के लिए जो भी पर्सनल गार्ड्स रखे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि आर्यन अचानक से कहाँ गायब हो गया। एल अब दोनों ही मिलकर आर्यन को ढूंढने लगे तो उन्हें पता चला आर्यन और अनन्या दोनों ही इस वक्त गोवा में है। एल ये जानकर दोनों हैरान थे। अश्वथ इस वक्त ऑफिस में था। वो बिना किसी भाव से वेद से बोला, अंडरस्को हमारा प्राइवेट जेट तैयार करो, हम अभी गोवा के लिए निकल रहे हैं। इतना कहते ही वो अपने केबिन से निकलकर बाहर जाने लगा।
तो वेद और जीवन हैरान होते हुए उसके पीछे भाग गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन गोवा कैसे पहुंचा, क्योंकि किडनैप तो सिर्फ अनन्या का ही हुआ है। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कंफ्यूज होकर अश्वथ से पूछा, अंडरस्को बॉस, वेद का तो समझ में आता है, लेकिन आर्यन वहां कैसे पहुंचा? उसके सवाल को सुनकर कार में बैठते हुए अश्वथ एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, तुम्हें पता नहीं है क्या उसे जासूसी करने का शौक है? क्या पता उसे पता हो कि अनन्या का किडनैप किसने किया है, पर किडनैपिंग का मजा लेने के लिए उसने हमें ये बात ना बताई हो। उसका जवाब सुनकर जीवन और वेद सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे, क्योंकि अगर आर्यन है तो कुछ भी हो सकता है। अल्पिराम अल्पिराम डॉट। वहीं दूसरी तरफ वंश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने अपने सामने बैठे यश को देखते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे लगता है अब हमें ये देश छोड़ देना चाहिए। हमें अनन्या को यहाँ से काफी दूर ले जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर यश के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वही आर्यन और अनन्या अपनी प्लानिंग में लगे थे। कुछ देर प्लान बनाने के बाद अनन्या ने उसे सवाल किया, अंडरस्को, वैसे बेबी देवर, आप यहाँ कैसे पहुंचे? उसके सवाल को सुनकर आर्यन के होठों पर इविल स्माइल आ गई। कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। अल्पिराम डॉट।